जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप राणा है और मेरी एनजीओ का नाम है उम्मीद की किरण। हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और आप सबको सावन की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भारत संवाद की शुरुआत करते हैं इसमें कि जैसे कि आपको पता है कि हम जो समाज के हित के मुद्दे हैं उन पे विचार विमर्श करते हैं। तो कुछ जो टॉपिक्स मेरे पास है मैं उन वो आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और अ, जो आपके अगर कोई टॉपिक्स हैं तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और तो सबसे पहले सावन की शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे फिर हम कोरोना से पहले शुरुआत करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने अब आज बड़े खुशी की बात है मेरे लिए कि जैसे हमारा जो माइक्रोमैक्स फ़ोन था मैं जो लेके आया था, माइक्रोमैक्स इंडियन प्रोडक्ट है, उसी से मैं ये लाइव आया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये माइक्रोमैक्स फ़ोन ही है मेरे पास। माइक्रोमैक्स कैनवस प्रो करके एक फ़ोन है ये, और ये इंडिया में ही बना है। और तो पहले अगर आपके कोई भी टॉपिक है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी हो जो समाज के हित में है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें ये देखना है कि जो समाज की भलाई के लिए मुद्दे बस उन पे विचार विमर्श किया जाए। तो पहले जो कोरोना केसेस हैं, वर्ल्ड में जो कोरोना के केसेस हैं, तो अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो है 1 करोड़ 30 लाख के 1 करोड़ 30 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं जो वर्ल्ड में। रिकवर जो कर चुके हैं जैसे एक 114, जैसे ये हो गया 1 करोड़ 43 लाख, वन वन क्या कहते हैं 1 करोड़ 43 लाख जो केसेस हैं कोरोना के वो हैं। रिकवर जो कर चुके हैं करीब 80 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं वर्ल्ड में। और जो टोटल डेथ हुई हैं तो वो 6,03,000 के अराउंड डेथ हुई हैं। और जो यूएस में इसका जो अगर आप जो कंट्री वाइज बात करेंगे तो जो टोटल केसेस हैं तो यूएस में 3.78 मिलियन जो टोटल केसेस हुए हैं, मतलब करीब आप लगा लो कि 38 लाख के करीब केसेस हुए हैं यूएस में कोरोना के। और उसमें 38 लाख केसेस होंगे हैं और उसमें करीब ये 11 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं और 1,42,000 लोगों की डेथ हो चुकी है यूएस में। ब्राज़ील में अगर आप देखेंगे ऐसे तो करीब जो 20 लाख टोटल केसेस थे ब्राज़ील में इसके कोरोना वायरस के, और उसमें से करीब 1.37 मिलियन लोग, करीब 13 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं ब्राज़ील में, और 78,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। इंडिया में अगर आप टोटल हम बात करते हैं, अजय जी, नमस्कार अजय जी। अजय जी हमारे मित्र हैं और ये क्या कहते हैं अलवर से हैं। तो वहाँ भी ये हमारे एनजीओ के काम भी कराते रहते हैं, कोई ना कोई एनजीओ के रिलेटेड। तो आपका स्वागत है अजय जी। इंडिया के अगर आपके कोई भी मुद्दे हैं तो आप बता सकते हैं अजय जी या और भाई जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इंडिया में जो टोटल केसेस थे अभी, जैसे करीब आप लगा लो तो करीब 11 लाख के केसेस हैं इंडिया में कोरोना के, और 6,77,000 लोग रिकवर कर चुके हैं, और करीब 26,816 डेथ हुई है इंडिया में। तो इंडिया थर्ड नंबर पे है अभी जो कोरोना केसेस में। पर इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, अगर आप और कंट्री से आप देखेंगे तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन आती है इंडिया की। तो इसलिए पर इंडिया ने काफ़ी अभी तक इसमें अच्छा करा है। इसमें सिर्फ 26,000 डेथ हुई हैं इसमें, और 11 लाख केसेस हुए हैं। बट अभी हमें सावधानी बरतनी है ताकि केसेस और ना बढ़ें। चौथे नंबर पे वर्ल्ड में रशिया है, फिर साउथ अफ्रीका। और अगर हम क्या कहते हैं इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हैं। महाराष्ट्र में करीब आप ये लगा लीजिए 3,01,000 केसेस हैं महाराष्ट्र में कोरोना के, और महाराष्ट्र में 1,65,000 ठीक हो चुके हैं, और करीब 11,596 लोगों की डेथ हुई है महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में 1,65,000 के करीब केसेस हैं, और उसमें 1,14,000 ठीक हो चुके हैं तमिलनाडु में, जो सेकंड नंबर पे आता है इंडिया में कोरोना केसेस में, और करीब 2,403 लोगों की डेथ हुई है। दिल्ली अगर बात करें हम दिल्ली की, हमारी राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली में 1,22,000 केसेस हैं अभी तक टोटल, और 1,01,000 ठीक हो चुके हैं। तो करीब 80% रेशियो है दिल्ली में जो लोग ठीक हो चुके हैं दिल्ली में कोरोना से, और करीब 3,597 लोगों की डेथ हुई है। 3,597 लोगों की
3,597 लोगों की डेथ हुई है। तो दिल्ली में अभी थर्ड नंबर पे है और पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। दिल्ली में 80% लोग रिकवर कर चुके हैं और पहले की जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जुलाई एंड तक 5,32,000 5.5 लाख केसेस आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी ये अच्छा काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके, और ये सभी बहुत अच्छा है दिल्ली के लिए। तो मैंने ये सारे जो कोरोना केसेस डिस्कस करे थे। अब जैसे पीछे आपको पता था कि कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, तो पीछे अमिताभ बच्चन जी और उनकी फैमिली को हो गया था। अमिताभ बच्चन के बेटे को अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय उनकी बेटी को, आराध्या बच्चन जो ऐश्वर्या राय और उनके अभिषेक की बेटी, उनको हो गया था। तो अभी वो रिकवर कर रहे हैं, तो हम उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो जल्दी से रिकवर करें। अगर आप बात करेंगे हरियाणा में, जैसे हरियाणा में एमडी भाई है, बहुत से सिंगर है एक एमडी, और इनके बहुत सारे फेमस गाने आ चुके हैं। एमडी हरियाणा के सुपरस्टार आप ये लगा लीजिए। तो इनको भी कोरोना हो गया था, कल पता चला था। तो हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। उनका भी आज एक सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ था अभी आज शाम को 5 बजे, तो बड़ा अच्छा सॉन्ग है। तो बेसिकली हम उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और मुझे खासकर इसलिए अच्छे लगते हैं एमडी, क्योंकि अभी जो कोरोना का टाइम था तो इन्होंने बहुत ही जो नीडी फैमिलीज़ हैं उनकी बहुत हेल्प करी इन्होंने। जो पीछे अभी ना इन्होंने काफ़ी काम करा इन्होंने, जो नीडी फैमिलीज़ थे उनके लिए खाने का, उनके लिए जैसे इन्होंने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने मतलब प्रोवाइड करी घर में, जैसे आप देख रहे थे। तो काफ़ी इन्होंने लग के काम किया इसमें और काफ़ी फैमिलीज़ को फ़ायदा हुआ और मैसेज बड़ा अच्छा क्रिएट करा इन्होंने, एमडी भाई ने, ये जो कोरोना के टाइम में जो सोशल वर्क का था लोगों की हेल्प करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा था मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट है ये एमडी, और गाने भी बहुत से हैं। तो इनको कल पता चला था कि कोरोना हो गया, तो इनकी हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और अब आप देखेंगे जैसे आगे हमने कोरोना का डिस्कस कर दिया, बाकी कोई और आपके कुछ सुझाव है तो आप कर सकते हैं। जसबीर बॉक्सर भाई कह रहे हैं जय हिंद, सल्यूट आपको भी जसवीर भाई, और हम सब मिलके कामना करते हैं कि देश के लिए अच्छा काम करें। और अजय जाट जी हैं, बाकी आपके अगर कोई भी टॉपिक है कुछ आप वो मेंशन कर सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं जिस पे हम डिस्कशन कर सकें। और ये जैसे फेस मास्क का, तो मैं आपको कहता हूँ ये ज़रूर लगाइए। अभी जैसे आजकल जो ये फेस मास्क आ रहे हैं तो डिज़ाइनर फेस मास्क भी है, अगर कई लोग ये सोचते हैं कि नंबर ना ला सके, तो ये जो जैसे फेस मास्क ऐसे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिज़ाइन के फेस मास्क हैं। ये आप देख लीजिए, एक ऐसा फेस मास्क आ रहे हैं, काफ़ी डिज़ाइनर फेस मास्क आ रहे हैं। तो ये बड़े मतलब आपको लगाना ज़रूरी है। इनफैक्ट आज की टाइम में अगर कोरोना से आपको बचना है तो काफ़ी डिज़ाइनर फेस मास्क आ रहे हैं, तो आपके चेहरे पे जो मतलब सूट करें। कई लोग जो सिंपल फेस, ये नॉर्मल वाले जो फेस मास्क है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वैसे, तो उनको कई लोग नहीं लगा पाते, जैसे ऐसे सोचते हैं कि भाई कि नहीं लोग इसको यूज़ करते, तो ये आप लगा सकते हैं। बाकी खादी के प्रोडक्ट्स, अगर आप खादी के शोरूम में जाएंगे किसी के, तो खादी के फेस मास्क आने लग गए हैं, तो आप ये लगा सकते हैं। ये बड़े अच्छे हैं खादी के, ये अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं। और बाकी ये होता है, आप ऐसे कपड़ा है, आप ये भी ढक सकते हैं सिंपल, जैसे ऐसे अपना ये कपड़ा ऐसे बांध सकते हैं, तो ये बड़ा इजी है। तो जैसे अगर गाँव में भी कई लोग जैसे हैं वो सिंपली जैसे वो ऐसे कपड़ा अपना ढक सकते हैं ऐसे। तो मेन हमारा पर्पस ये है कि बताने का आपको कि कोई ना कोई अपना आप बचाव जरूर करें, क्योंकि कोरोना केसेस बहुत स्प्रेड हो रहे हैं और ये अब आपके हाथ में है। गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब आपको करना है कि अब क्या कहते हैं, आपको सावधानी बरतनी है, सैनिटाइज़र का आपको यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कुछ नहीं है। और तो सब मिल के अगर एक साथ लड़ेंगे तो इस जो कोरोना की लड़ाई से ईजिली सबको छुटकारा मिल जाएगा इसमें। और अरजीव सिंह, गुड गोइंग ब्रो, थैंक यू अरजीव भाई। तो ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और ये काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच अरजीव सिंह भाई। और तो और जो मुद्दे मेरे पास जो टॉपिक्स आए थे मैं उनके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। बेसिकली कोरोना को तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, तो अब जो अच्छी न्यूज़ है जैसे इसमें जो गूगल के सुंदर पिचई, आपको पता है कि जो गूगल को लीड कर रहे हैं इंडिया के हैं सुंदर पिचई, और वो जैसे अमेरिका की जो कंपनी गूगल है उसको लीड करते हैं। मोदी जी से वो मिले थे वो, तो उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में
अगले 5 से 7 साल में। तो जो छोटी कंपनी है जैसे जो उनको ये हेल्प करेंगे उसमें काफ़ी, और इंडिया को, ताकि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी का जो जैसे इम्प्रूव हो, उसके लिए ये अराउंड 70,000 करोड़ रुपीज़ इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 से 7 साल में। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है कि बाहर की कोई कंपनी अगर आके अब मिल रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि बाहर के लोग अब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। चाइना का मैंने बताया था कि चाइना से हमें कोई क्या कहते हैं, चाइना अगर कुछ चाइना से हम जो प्रोडक्ट है उनको 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 जो बैन करें आप उसको, मतलब उसको यूज़ ना करें जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं। बाकी बाहर की कोई और कंट्री अगर इंडिया से कोलैबोरेशन करता है जो इसमें जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सुंदर पिचई मोदी जी से मिलकर 70,000 करोड़ रुपये इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं। और क्या कहते हैं, और जो मुद्दे थे ये, राज सैनी जी नमस्कार। तो ये राज सैनी जी भाई हैं, ये इनका क्या कहते हैं, ये जो आपने सॉन्ग सुना होगा, ये फादर वाला जो सॉन्ग आया था, काफ़ी 120 मिलियन पहुंच चुका है, और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं हरियाणा के, तो इन्होंने जान कर था। दरबार डबास जी नमस्कार। ये अभी यूएस में है और ये HCL कंपनी में है। तो ये भी इन्होंने पीछे भी जैसे अभी PM रिलीफ फंड के लिए इन्होंने काफ़ी पैसा अभी दिया था PM रिलीफ फंड में, तो धन्यवाद दरबार जी। और तो मैंने आपको सुंदर पिचई का बता दिया कि उन्होंने मोदी जी से मिले थे और 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बात करी है नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में। और कुछ जो मुद्दे मेरे पास आए हैं मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ। एक आपने अगर केस सुना होगा पीछे अभी, तो 3 लड़कों ने, 3 जैसे जो अभी क्या कहते हैं 17 साल के 3 लड़के थे, उन्होंने क्या करा, दिल्ली में रघुवीर नगर एक जगह अगर आपको पता हो, तो वहाँ एक 25 साल के युवक की हत्या कर दी। वो क्यों करा? क्योंकि वो बाइक से स्टंट करते थे, तो ये जो 25 साल का युवक था, ये उनको टोकता रहता था। उन तीनों ने मिलकर क्या करा, एक दिन सबके सामने उसको चाकुओं से 70 बार उसको, मतलब चाकुओं से वार करा और 70 बार उसको चाकू गोंद के मार दिया उसको। तो ये बड़ी शर्म की बात है, और सब लोग देखते रहे। ये CCTV में ये कैद हुआ था कि ये आदमी समाज की भलाई के लिए, क्योंकि ये लोग स्टंट कर रहे थे, उससे किसी और को भी खतरा था, किसी को लग जाती चोट, कुछ और हो जाए, या इन्हीं को चोट लग जाती और औरों को भी हो सकता था। तो ये जो 25 साल का युवक था, इनको मना कर रहा था। तो ये तीनों आए, इन्होंने 70 बार चाकू से वार करा उसके ऊपर, और उस युवक की डेथ होगी। और वो सारा CCTV में कैमरे में कैद हुआ, और अब इनको पुलिस पकड़ के ले गई तीनों को। अब प्रॉब्लम क्या है कि 17 साल के, तो इनको वैसे कैद नहीं होगी, इनको कुछ टाइम के बाद ये छूट जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत एक तरह से एग्जाम्पल सेट हो रहा है, और लोगों को बीच में आना चाहिए। तो बीच में कोई नहीं आया, सब लोग खड़े होकर देखते रहे, और इस युवक की डेथ हो जाती है, जो 25 साल का युवक था, जो इनको टोक रहा था, क्योंकि सिर्फ ये क्या कहते हैं बाइक पे स्टंट कर रहे थे, वो इस चीज़ के लिए इनको टोक रहा था। तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल हो, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि अगर कोई ऐसा आप देखें कि कुछ गलत हो रहा है, तो आपको बीच में आना चाहिए। अगर कोई बीच में नहीं आएगा, तो कल किसी के साथ भी हो सकता है, या आपके साथ भी कल हो सकता है। तो सरेआम सभी के सामने कॉलोनी में आके ये तीनों लड़के उसको चाकू से वार करते हैं, और 70 बार उसको चाकू से वार करते हैं, और उसकी डेथ हो जाती है। तो एज अ सोसाइटी ये बड़ी शर्म की बात है। इसमें हमें आगे आना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें साथ में आना चाहिए। और वो तो सही के लिए बात कर रहा था, वो ऐसे नहीं कह रहा था, उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी, वो सभी के भलाई के लिए कह रहा था। वो युवक जिसकी डेथ हो चुकी है, कि भाई तुम स्टंट मत करो बाइक में, किसी को लग सकती है। आके उसको 70 बार मार दिया। पर ऐसा भी क्या हो गया, मतलब कि 70 बार आके वार कर दिया बेचारे के ऊपर, उसमें उसकी डेथ हो जाती है। CCTV में सारा कैमरा में सारा कैद हो गया, और ये न्यूज़ में फिर दिखा रहे थे। तो अगर आप अपने सामने से कुछ गलत देखें, तो प्लीज़ आप उसमें अपोज करें, क्योंकि ये कल किसी के साथ भी हो सकता है, कभी आपके साथ भी हो सकता है। फिर अगर कोई बीच में नहीं आएगा, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए एज ए सोसाइटी हमारा मेन ये है कि मोटिव ये होना चाहिए कि भाई एक दूसरे की हम हेल्प करें। और प्रिंसी युवराज जी, ये देख नमस्कार जी। तो ये काफ़ी जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, आप सभी का धन्यवाद। अगर आपके कोई भी मुद्दे हैं तो आप हमें बता सकते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस इसमें ये है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे हम डिस्कशन करें। और नेक्स्ट मैं जो आपको कह रहा था कि नेपाल के PM को मैंने जैसे पहले आपको जिक्र करा था कि नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो वो इंडिया के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोलता है। अब जैसे कि ना कि उसने क्या 3 जगह थी जो इंडिया के अंदर थी, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब वो क्या कह रहा है कि इंडिया ने हमारी जगह पे कब्जा कर लिया। तो चाइना ने उसको फोर्स करा कि तुम
इंडिया के लिए ऐसा बोलो तो नेपाल नेपाल ने पहले तो ये बोला था, पीछे अपना जो नक्शा निकाला था इन्होंने, तो उसमें इंडिया की 3 जगह को अपना दिखाया इन्होंने, और ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया। तो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, बड़ी गलत बात है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आके, चाइना तो एक भूमाफिया एक तरह से, उसको कुछ नहीं है, उसको तो ज़मीन हड़पनी है हर एक कंट्री की। 23 या 24 कंट्रीज़ के साथ उनका ज़मीन का विवाद चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि ज़मीन हमारी है। 13 कंट्री से उसका बॉर्डर लगता है, 13-14 कंट्री से उसका बॉर्डर लगता है, और करीब 23 कंट्री से उसकी लड़ाई चल रही है कि भाई हमारी ज़मीन तुम्हारे एरिया में, तुमने हमारी ज़मीन ले ली। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब 14 कंट्री से अगर आपका बॉर्डर लगेगा तो 23 से आपका विवाद 23 कंट्री से आप विवाद कैसे हो सकता है? पर ये चाइना है, वो क्या करता है कि बस ऐसे ही डरा धमका के ज़मीन हड़प लेता है, और पीछे उसने इंडिया के साथ ऐसे ही करा। जो हमारे जो 20 बहादुर जवान थे जो शहीद हुए थे, तो वो भी ऐसे कब्जा कर रहे थे, पर हमारे जवानों ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। तो उसका काम यही है, इसलिए मैं कहता हूँ मिल के हमें अपोज करना चाहिए चाइना का, और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर करना चाहिए, क्योंकि हम जो सामान लेते हैं उसे कम करना चाहिए। तो नेपाल उसके पूरे इन्फ्लुएंस में आ गया। पाकिस्तान तो उससे पैसा ले ही चुका है काफ़ी, तो पाकिस्तान तो इसकी भाषा में बोलता ही है। नेपाल भी अब चाइना की भाषा बोल रहा है उसमें। पहले तो उसने बताया कि 3 जो जगह थी वो हमारी है, इंडिया की जो जगह थी। अब एक नया मुद्दा लेके आया है, जो पीएम केपी शर्मा ओली हैं, उनका जो पीएम है यहाँ के नेपाल के, केपी शर्मा ओली। तो इनको भी वहाँ जैसे इनका जो पीएम पद से हटाने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये वो चीज़ कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अब श्री राम नेपाल के थे, मतलब इंडिया के नहीं थे, श्री राम जी वो नेपाल के थे। अब ये नया लेके आए, कहते सीता जी तो नेपाल की थी, तो और अयोध्या जैसे अयोध्या इंडिया में है, तो इंडिया ने अयोध्या वैसे मतलब हमारे जो सांस्कृतिक उससे छेड़छाड़ करी है, और अयोध्या ऐसे कुछ दिखा दिया है। अयोध्या असली अयोध्या तो नेपाल में है, और राम जी इंडिया के नहीं थे, वो भी नेपाल के थे। अब ये नई चीज़ लेके आए। देखो अब ये हज़ारों जो साल से जो मतलब चलते हैं, और हमें पता है कि राम जी इंडिया में थे, अयोध्या में थे, वहाँ क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि राम जी नेपाल के थे और अयोध्या भी नेपाल की थी, और इंडिया झूठ बोल रहा है। तो अब आप बताइए, आप इससे सहमत है कि इस बात से? इनको शर्म नहीं आती कि ऐसे कि जो तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ करते हुए वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके, तो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके बोल रहे हैं कि राम जी नेपाल के थे और अयोध्या भी नेपाल की थी, और पूरी कहानी बना दी इन्होंने। आप इनका अगर इंटरव्यू सुनेंगे उसमें, केपी शर्मा ओली, नेपाल के पीएम की बात कर रहा हूँ मैं, तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ उनकी शादी सीता माता की शादी यहीं हुई थी नेपाल में, राम जी नेपाल के थे, अयोध्या भी नेपाल में थी, और भारत झूठ बोल रहे इतने सालों से। और अगर आपको लगता है ऐसे, तो आपने अब क्यों बोला है बात ये? आपको पहले नहीं बोला, अगर पहले नहीं आपको कभी याद आई अब, ताकि क्योंकि अगर आपका विवाद चल रहा है इंडिया से किसी चीज़ में, आप इंडिया की ज़मीन को अपना बता रहे हो, तो आप ये भी चीज़ चाइना के इन्फ्लुएंस में आगे कह दोगे, तो बड़ी गलत बात है, शर्म की बात है ये। और सभी को इसके काफ़ी साधु संत भी सामने भी आए जो बोल रहे हैं भाई कि ये कैसे कह रहे हैं केपी शर्मा ओली। एम्बेसडर फिर नेपाल की ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको पॉलिटिकल उसमें नहीं लेना चाहिए, मतलब कि जैसे उसको ये वैसे उन्होंने बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने कि श्री राम नेपाल के हैं, इंडिया के नहीं हैं? तो ये बड़ी शर्म की बात है, और सभी लोगों को इसका अपोज करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति जरूर पहचाननी चाहिए कि भाई कोई अगर ऐसा गलत करे तो उस बात का अपोज हमें जरूर करना चाहिए। सरस्वती जी के सुपर नमस्कार सरस्वती जी, और आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरस्वती जी भी समाज सेवा के कार्य करती रहती हैं अभी ये, और इसलिए आपका जुड़ने का हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बात कह रहा था, तो हमें जो अगर संस्कृति से हमारे को छेड़छाड़ करे तो उस पर तो, और ये जो श्री राम की बात है, आप ये देखिए कि सभी को पता है कि श्री राम इंडिया के ही थे, अयोध्या नगरी से थे, के राजा थे वो। अब वो कह रहे हैं कि अयोध्या नेपाल में और श्री राम तो थे ही नहीं इंडिया में, लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बना दिया। तो ये बहुत गलत बात है, शर्म की बात है। सबको मिल के इसका अपोज करना चाहिए, और नेपाल को इसको बोलना चाहिए। और नेपाल ऐसे नहीं कह रहा है सिर्फ, वो क्या कह रहा है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके वो बोल रहा है, चाइना उसको फोर्स कर रहा है कि तुम इंडिया को पहले तो ज़मीन के विवाद में उलझाओ, फिर तुम इंडिया को जैसे ये जो सांस्कृतिक छेड़छाड़ करने के लिए वो उसके लिए फोर्स कर रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है। और श्री राम भारत के ही थे, ये सबको पता है। इसको इंडिया क्या, बाहर सबको पता है, बाहर के देशों में भी पूरी दुनिया को पता है कि श्री राम भारत के ही थे, और नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो नेपाल के थे। तो बड़ी शर्म की बात है जो उन्होंने बयान दिया है कि वो नेपाल के थे। तो इसीलिए सबको अपोज करना चाहिए। और जो नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, तो ये ऐसे बहुत सारे बयान दे चुके हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है। तो ये चीज़ को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और सब मिल को इसको अपोज भी करना चाहिए।
ये हु यंकी करके इनके एम्बेसडर है, जो चाइना की पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो एम्बेसडर हैं, हु यंकी करके। तो वो इनके वो चाइना में है, जो चाइना की वो नेपाल में है, और वो इन्फ्लुएंस करती रहती है इनको, केपी शर्मा ओली को और पूरे नेपाल को, कि भाई तुम इंडिया के अगेंस्ट उनको भड़काने का काम करती हैं। और ये करेंगे कुछ नहीं, धीरे कि चाइना क्या करेगा, ये नेपाल को भी अड़प लेगा पूरा। तो नेपाल को भी खुद समझना चाहिए, इंडिया जो उसकी हमेशा हेल्प करता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, ना कि जैसे उसको चाइना के उसमें इन्फ्लुएंस में आके चाइना उसका पूरा एरिया हड़प लेगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो प्रॉब्लम ये है। तो ये यंकी हैं जो एम्बेसडर, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना के एम्बेसडर हैं नेपाल में, उसके इन्फ्लुएंस में आके ये केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री है वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक बयान है कि राम जी नेपाली थे और क्या कहते हैं अयोध्या भी नेपाल में थी, और ये इंडिया के लोग तो ऐसी हमारी संस्कृति छेड़छाड़ करने के लिए जैसे अपना बता रहे हैं राम जी को। तो इसे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा और सबको इसको अपोज करना चाहिए। बाकी कोई अगर आप जो भी आपकी राय है आप इसमें बता सकते हैं, आपको क्या लगता है जैसे इसमें कि नेपाल क्या क्या इसके लिए क्या करना चाहिए नेपाल के लिए। और जो मुद्दे थे जो हमारे पास जो आए, तो काफ़ी सारी कोई चीज़ें हैं। तो जैसे जो फ्रेंड्स भेजते रहते हैं वो मेरे को कहते हैं कि इस बारे में बात करो, तो वो मैं डिस्कस करता रहता हूँ। बाकी आपके भी अगर कोई टॉपिक है तो आप हमें बता सकते हैं। और जैसे ये मुकेश अंबानी का, जब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन हो गए, पूरी दुनिया में 6ठे सबसे अमीर आदमी हो गए मुकेश अंबानी। इनकी संपत्ति करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है इनकी। और RIL है जैसे इनका जो कंपनी है, उसमें काफ़ी सारी कंपनीज ने इन्वेस्ट करा है पीछे। अभी जैसे जियो में काफ़ी ने इन्वेस्ट करा है अभी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, वो भी इनकी कंपनी से जुड़ चुके हैं, अंबानी जी कंपनी से। तो इंडिया के लिए बड़ा अच्छा ये प्राउड मोमेंट है कि सारी कंपनियां इंडिया में जैसे इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया कंपनी से जुड़ रही हैं। तो ये वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं अंबानी जी। और अंबानी जी ने एक बड़ा अच्छा, अभी पीछे अगर उनकी जो 43rd एनुअल मीट थी, उन्होंने उसमें घोषणा करी थी कि वो जो ये 5G लॉन्च कर रहे हैं। तो और जो अगर जो इंडिया में भी और बाहर भी कंट्रीज़ में, तो 5G का लॉन्च जियो करेगा। गूगल के साथ मिलके ये स्मार्टफोन भी बना रहे हैं अभी। तो जो क्या कहते हैं इंडियन मार्केट में अगले साल तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो बड़ी अच्छी पहल है। इसलिए ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और गूगल ने जो पैसा लगाया, और बहुत सारी UK की कंपनी ने भी पैसा लगाया है इसमें, जो अंबानी जी कंपनी में। तो अभी 5G की टेक्नोलॉजी आने वाली है। जैसे अभी हम 4G यूज़ करते हैं, तो 5G अंबानी जियो से 5G आएगा। और उनके ग्लासेस भी है जो क्या कहते हैं आने वाले हैं, जो जियो ग्लासेस है बेसिकली। उसमें आप मीटिंग भी उसके साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। लाइक आपको किसी से बात करनी है तो सारा वो एक्टिवेट उसमें जियो जो ग्लासेस है उनके थ्रू हो जाएगा। और जो 5G की स्पीड तो बहुत सबसे ज़्यादा हो गई, और वो बाहर की कंपनी में, बाहर इंडिया से बाहर भी वो क्या कहते हैं ये जियो है वो 5G लॉन्च कर देंगे। तो ये इंडिया के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है, बड़ी अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, तो हम तो ये उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। और अच्छा है अगर देश के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है और देश में चीज़ें बन रही हैं तो सबसे बेस्ट है, और सब उसको यूज़ भी करेंगे। बाहर की कंपनियों से अच्छा अगर इंडिया की यूज़ करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर इंडिया मतलब इंडिया की अच्छा कहीं करे तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया का उसमें नाम रोशन होगा, उसमें अच्छी बात है वो तो। और जो मुद्दे हैं तो आप कुछ जो भी आपको डिस्कशन करना है तो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी US ने ताइवान को मिसाइल्स दी हैं, पेट्रियट मिसाइल दी हैं 4600 करोड़ रुपए में। 4600 करोड़ में US ने ताइवान को मिसाइल दी है। इससे चाइना बड़ा अपसेट है कि चाइना का काम क्या है, ताइवान, हांगकॉन्ग, हर जगह की इसको ज़मीन हड़पनी है, इसको इंडिया के पीछे ही पड़ा होता है। इससे बहुत सारे कंट्री से इसके विवाद चल रहे हैं। तो ताइवान को अब US सपोर्ट कर रहा है। US ने ये पेट्रियट मिसाइल दी है ताइवान को 4600 करोड़ रुपए में। और इससे क्या कहते हैं, जो ताइवान अब कह रहा है कि भाई अगर चाइना हम पे हमला करता है तो हम भी उनका पूरा जवाब देंगे उसमें। तो मैं आपको कह रहा था कि कई लोग कह रहे थे कि चाइना के सामान का बहिष्कार करने से फ़ायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और जो इंडिया जो सामान भेजता है चाइना को, या जो अगर सामान लेना बंद कर देगा, तो सिर्फ 3% है चाइना का, वो जो चाइना पूरे वर्ल्ड में सामान बेचता है तो सिर्फ 3%, इंडिया के हिसाब से 3% है। तो उससे हमारे फ़र्क क्या पड़ेगा। अब उससे सर देखो ऐसे फ़र्क पड़ता है, इंडिया ने स्टार्ट करा ये, ताइवान भी अब उसके अगेंस्ट हो गया है। और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के अगेंस्ट है।
और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ चाइना के अगेंस्ट में आ गए और यूएस तो खुल के बोल रहा है उसके चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि जो काम गलत करेगा तो उसको पूरी दुनिया को क्या कहते हैं अपोज करना ही चाहिए। और इंडिया ने शुरुआत करी चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। उन्होंने हमारे 20 सैनिक शहीद करे थे, तो हमने 50 के करीब सैनिक मारे थे उनके। और जो मोदी साहब ने, जो हमारे पीएम, उन्होंने साफ कर दिया कि भाई अपना देश का एक ज़मीन भी, एक इंच भी हम नहीं देंगे। राजनाथ जी हैं, वो भी अभी गए हुए हैं बॉर्डर पे, तो उन्होंने भी बोल दिया कि अपने देश का कोई हिस्सा नहीं जाएगा। और ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। और कुछ लोग इसमें भी वो करते हैं कि भाई ऐसे क्यों बोला, नाम नहीं लिया चाइना का, और क्या कहते हैं हमारा ज़मीन हड़प ली है। तो जब आपका कंट्री का हेड जो रक्षा मंत्री हो और जो पीएम हो, अगर वो बॉर्डर पे जाके बोल रहा है, तो सर ये बहुत मतलब प्राउड की बात है और बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है चाइना ने हड़प ली है ज़मीन, और ये फिर अगर ये हमारे पीएम साहब अगर वहाँ मोदी जी वहाँ जाके बोल रहे हैं, तो फिर ये चाइना अपोज क्यों नहीं कर रहा है कि मोदी जी गलत कह रहे हैं या राजनाथ जी गलत कह रहे हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि अगर हमारा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बॉर्डर पर जाके सैनिकों का हौसला बढ़ाता है, उनके साथ खड़ा होता है, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और वो कहता है कि एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, तो इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी की बात है उसमें। और हमें मतलब सभी लोगों को एक साथ मिलके सपोर्ट करना ही चाहिए, और कर ही रहे हैं सब लोग। हमारे हाथ में जो है हमें वो करना चाहिए। ताइवान का जैसे मैंने बताया था, अब यूएस ने मिसाइल दे दी ताइवान को, तो चाइना को इसमें गुस्सा आ गया कि यूएस क्यों सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, क्योंकि ताइवान की भी पे भी हमला करना था चाइना को। चाइना का तो काम यही है, आपको पता ही है। तो अब ताइवान की जो तीनों फोर्सेज ने ट्रेनिंग भी करी है, अभी पीछे अभी 3-4 दिन का जैसे युद्ध की उन्होंने ट्रेनिंग करी थी कि अगर चाइना से हमारा युद्ध होता है तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अब ताइवान पूरी तैयारी में है कि अगर भाई चाइना उन्हें कुछ उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है या वॉर करता है, तो ताइवान पूरा जवाब देगा। और ये हौसला मतलब बढ़ाया किसने? इंडिया की वजह से। इनिशियली इंडिया ने स्टार्ट करा चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना, नहीं तो इनकी दादागिरी चल रही थी इनका। तो इनको कुछ नहीं था, चाइना को तो क्या चाहिए कि पूरे वर्ल्ड की ज़मीन इनको हड़पनी है, पूरे हर जगह इनको कब्जा करना है, इनको इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की इनको ख़राब करनी है। इनको कोरोना वायरस चाइना ने फैलाया, तो ये इसलिए अब सारे कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया भी मिल गया है, यूके भी, उनका जो 5G का जो डील था तो वो कैंसिल कर दिया चाइना का इन्होंने। अपना जो प्रोजेक्ट था यूके में 5G का प्रोजेक्ट था चाइना का, वो यूके ने कैंसिल कर दिया। यूएस ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए चाइना के। अब तो चाइना को अब हर एक कंट्री मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और स्टार्ट करा इसने इंडिया ने जो अभी पीछे मुंह तोड़ जवाब दिया था उनको। तो एक आदमी चाहिए होता है इनिशिएट करने के लिए, और वो इंडिया ने करा। उससे फिर अब सारे कंट्रीज अब कर रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है। सिकंदर टुडू भाई कह रहे हैं गुड, अच्छा धन्यवाद सिकंदर टुडू भाई। तो हम सिकंदर जी के बारे में बता दें, ये बिहार में रहते हैं ये, और बिहार में तो वहाँ 25 जो गरीब बच्चे हैं जो जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो उनको ये फ्री में पढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सिकंदर जी। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को भी, आप लोग भी इनको जो सोशल इनिशिएटिव है इनका सिकंदर जी का, उसमें आप इनको सपोर्ट करें। सिकंदर जी एक बार आप अपना क्या कहते हैं ये फ़ोन नंबर और मेंशन कर दीजिए, ताकि लोग आपको डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो आप वो इसमें सीधा मेंशन कर दीजिए। और ये बड़ा अच्छा काम करें, तो आप इनको सपोर्ट करें। 25 बच्चों की पढ़ाई का ये फ्री पढ़ाते हैं अपने गांव में, और ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही हम और लोगों को कहते हैं कि भाई आप इनिशिएटिव लीजिए और लोगों की आप हेल्प करें। तो सिकंदर जी एक बार आप फ़ोन नंबर मेंशन कर देना आप इसमें, ताकि लोग आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। और आप देश के लिए बहुत अच्छा काम करें, आप ऐसे ही देश के लिए अच्छे काम करते रहें। तो ताइवान के मैंने बताया था कि अब वो भी इसके अगेंस्ट हो गया चाइना के। अब और जो मुद्दे थे मैं जो डिस्कस करना चाहता था कि ब्रिटेन ने इसका 5G का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया चाइना का। तो जो 5G के प्रोजेक्ट चाइना के पूरे वर्ल्ड में चलाने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे सब कंट्रीज़ इसको कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि चाइना गलत कर रहा है पूरी दुनिया में, जो गलत नीति है जो इनकी, जो उसकी वजह से। और और जो मेरे मुद्दे और हमारे जो मेन मुद्दे थे वो, और मैं आपको डिस्कस करता हूँ जो कुछ हमारे पास अभी आए हैं। एक छोटी सी बात है ये, जैसे ये आपको जैसे बता दें कि सामाजिक हित में, तो उसमें क्या करा, भिंड में एक एमपी मतलब भिंड जो एमपी में है, उसमें एक इंजीनियर को भी सस्पेंड करा था। हुआ क्या था, एक किसी गांव में हैंडपम्प की प्रॉब्लम थी कई महीनों से, तो उसने किसी ने कंप्लेन करी होगी, तो उसको ये इंजीनियर साहब की तरफ से रिप्लाई आता है कि भाई हैंडपम्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं, और क्या कहते हैं
इनको शर्म आनी चाहिए, ये गलत करते हैं, ऐसे इनकी आदत है ऐसा करने की, ये रिप्लाई कर रहे हैं जो इंजीनियर थे जो क्या कहते हैं वहाँ पे भिंड में। और तो और एंड में क्या लिखते हैं जो उसमें मैसेज में आपको कि हैंडपम्प इनकी छाती में गाड़ देंगे, ऐसा मैसेज में लिखा हुआ आता है जो उस यूज़र के पास जाता है जिसने कंप्लेन करी थी। उसने जाके फिर पुलिस में जाके कंप्लेन करी उस चीज़ के लिए, और फिर इंजीनियर साहब को फिर सस्पेंड किया गया। अब इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया था, मेरा जो अकाउंट था किसी ने हैक कर लिया था, उससे उसने लिख के भेज दिया, उसने गलत मैसेज भेज दिया कि क्या कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी गलती है सिर्फ, और तुम ऐसी हरकत करते ही रहते हो और हैंडपम्प तुम्हारी छाती में गाड़ देंगे, ऐसा कह रहे हैं सर। तो इंजीनियर जब मामले की जब जांच हुई तब पता चला, तो इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया, और इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल हैक कर दिया था किसी ने। तो ये बड़ी गलत बात है। आप जो अपने कस्टमर को उसको ऐसा नहीं लिख सकते, और बड़ी शर्म की बात है। ऐसा लिखेंगे कि अगर मेन और हैंडपम्प की जो प्रॉब्लम थी तो अभी भी उसमें दिक्कत ही आ रही है, तो उसमें अब सरकार देख रही है, उसमें जो सुधार कार्य हो सकता है। पर ये एक एग्जाम्पल बता रहा था, तो ये गलत जो मैसेज प्रोवाइड करता है जो सोसाइटी में। और क्या कहते हैं और जो मैं डिस्कस कर रहा था कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है, वहाँ पे 140 पुजारियों को कोरोना हो गया है, उसमें 140 पुजारियों को। लेकिन पीछे अभी तक जैसे उसमें सर्विसेज अभी चल रही हैं, तो हम तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा किसी कहीं भी हो गया, चाहे वो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा कुछ भी हो, तो वहाँ फिर कुछ टाइम के लिए उसे क्लोज कर देना चाहिए उसमें, ताकि वो आगे स्प्रेड ना हो। तो कुछ टाइम के लिए उसको पूरा सैनिटाइज करें, कुछ टाइम के लिए उसको रोक के रखें। पर अभी तक जैसे वहाँ क्या कहते हैं मतलब पूजा चल रही है उसमें, वहाँ पे तो 140 पुजारियों को हो गया था। तो सरकार को इसको देखना चाहिए, इससे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई अगर ऐसा हो गया तो किसी को भी अब जो वहाँ जाएगा अभी तो उसको हो सकता है, तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए उसे क्लोज कर देना चाहिए, ताकि क्या कहते हैं औरों को ये स्प्रेड ना हो। और ये कि सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है, सभी मैं कह रहा हूँ कहीं भी हो, मंदिर, मस्जिद, क्या कहते हैं गुरुद्वारा या कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर वहाँ ये ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे इतने सारे केसेस आ गए, तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए उसे ज़रूर बंद करना चाहिए, ताकि कोरोना आगे स्प्रेड ना हो। 140 पुजारियों को कोरोना हो गया था यहाँ पे। और ये डोनेट कार्ड का एक इशू आया था, ये अच्छा मनोज बराड़ भाई कह रहे हैं कि गुड जॉब बड़े भाई, लगे रहो। तो ये बड़े क्या कहते हैं मनोज भाई ये हरियाणा में क्या कहते हैं ये गाने लिखते हैं और बहुत ही अच्छे जैसे ये कलाकार हैं इसमें। तो अगर किसी को कोई सिंगिंग में कोई इंटरेस्ट हो, कोई म्यूज़िक लाइन से हो, तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। मनोज भाई नमस्कार, एक काम करना मनोज जी, अपना नंबर भी आप मेंशन कर दो इसमें, ताकि जो आपकी फील्ड के हैं जिसको जो आपसे कांटेक्ट करना हो तो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सके। तो मनोज भाई साहब कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सिंगिंग की लाइन में है तो ये बड़े अच्छे गाने लिखते हैं, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो और आपके कोई भी मुद्दे हैं तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं उसमें। ये तो मैंने एक डोनेट कार्ड का मैं आपको बता रहा था, जो हमारे पास जो मुद्दे आए थे, डोनेट कार्ड एक नई हाँ मनोज भाई नमस्कार जी, नमस्कार भाई। और आपने एक बार नंबर सभी को दे देना कि जो देख रहे हो, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए और इंटरेस्टेड हो, जो आपके क्या कहते हैं, हाँ ये आपका नंबर आ गया, तो 8607412519 ये मनोज भाई का नंबर है। तो कोई अगर सॉन्ग्स में इंटरेस्टेड हो, तो ये हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी सभी सॉन्ग्स ये लिखते हैं, तो ये आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि सब आपस में मिलजुल के रहें, सब भाईचारा बना के रखें और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें और अप्रिशिएट करें। मेन हमारा मकसद यही है, और जो भाईचारा है वो सब बना के रखें। तो वो हर जगह जैसे जो भाईचारा में बना के रखना चाहिए, और आपस में लड़ाई करनी नहीं चाहिए। और कास्ट के बेस पे हम कई जगह देखते हैं हम सुनते हैं, तो बड़ी गलत बात है। हम सब भारतीय हैं, हम इंसान हैं सबसे पहले, और भारतीय हैं हम सबसे पहले, आप ये देखिए। तो उसके बाद सारी चीज़ें हैं, तो हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए और भाईचारा हमें बना के रखना चाहिए। तो हमें जो भी कहेगा सपोर्ट करने के लिए, हम तो हमारा पूरा सपोर्ट है, और जो अच्छा काम करेगा उसको हमेशा हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मनोज भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सॉन्ग्स लिखने के लिए। धन्यवाद मनोज भाई। और क्या कहते हैं डोनेट कार्ड का मैं आपको बता रहा था कि डोनेट कार्ड में क्या होता है कि जैसे उसमें लोग जैसे एनजीओ को पैसे देते हैं, तो डोनेट कार्ड में आप सामान भेज सकते हैं, आटा, चावल, दाल, तो डोनेट कार्ड के थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेट कार्ड के थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं इसमें। पर उसमें क्या कहते हैं जैसे वाराणसी में जो पुजारी हैं, साधु हैं, उनके लिए भी लोग सेंड कर रहे हैं
कि भाई आप डोनेट करो वहाँ उनके लिए चावल दाल खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जो अगर ये डोनेट कार्ड कर रहा है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं ये। पर कल परसों एक मित्र का किसी का फ़ोन आया था, वो हमें ये कह रहे थे कि आपका उम्मीद की किरण एनजीओ वो डोनेट कार्ड में है क्या, मतलब वो वहाँ से डोनेट करके क्या चला जाएगा क्या वो। और तो मैं ये कहना चाह रहा था कि डोनेट कार्ड से हमारा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, डोनेट कार्ड में हमारा कोई कोलैबोरेशन नहीं है। डोनेट कार्ड में उम्मीद की किरण लिखा होता है कि यूपी की एक एनजीओ उम्मीद की किरण, वो 2016 से चल रही है, और आप मतलब जैसे डोनेट कार्ड के थ्रू पे करोगे तो उस एनजीओ के थ्रू चला जाएगा। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, जो हमारी एनजीओ है वो किसी से कोई पैसा नहीं लेती। मैं मेरे मित्र मिलके, हम जितने मित्र हैं 40-50, मतलब आप देखिए जैसे हमें अभी पीछे हमने क्या कहते हैं ये जो सभी के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा, तो हम मिल के आपस में करते हैं, हम किसी से एक पैसा नहीं लेते। नाम ने लिया है, नाम आगे लेंगे। तो डोनेट कार्ड ने जो एक उम्मीद किरण मेंशन कर रखा, मुझे ये नहीं पता कि उम्मीद किरण हमारे एनजीओ का नाम है या किसी और कोई उम्मीद किरण बता रहे हैं। उसमें एक यूपी के कुछ एनजीओ लिखे हुए है उम्मीद किरण, हमारी वो एनजीओ नहीं है। कोई मतलब मिसगाइड ना हो कि हमारे एनजीओ का नाम लेके आप उसको मतलब हमारे एनजीओ का नाम लेके उसमें आप डोनेट कर दें। तो हमारा डोनेट कार्ड से कोई हमारा कोलैबोरेशन नहीं है। उसमें आप जो देंगे तो आप अपनी इच्छा से दीजिए, हमारी एनजीओ के लिए कोई पैसा नहीं जाएगा उसमें, और ना हम किसी से पैसा लेते हैं। तो डोनेट कार्ड का आप नाम याद रखें, डोनेट कार्ड। तो काफ़ी वो जो काम अच्छा कर रहे हैं वैसे वो, कि जैसे कि पैसा ना लेके और चीज़ों में जैसे राइस दाल वो आप डोनेट कर सकते हैं, पर हमारा उससे कोई कोलैबोरेशन नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि पीछे एक हमारे मित्र का अभी मैसेज आया था कि मैं डोनेट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट कर रहा हूँ और वो आपकी उम्मीद किरण में जा रहा है क्या। तो मैं कह दूँ नहीं, हमारी उम्मीद किरण में कुछ नहीं जा रहा है। और अगर कोई मतलब हमारे एनजीओ, अगर हमारी एनजीओ की बात करते तो हमारा उसमें नहीं है, सीधी बात है। हम ना किसी से पैसे लेते हैं, ना लिया है, ना आगे लेंगे। हमारा तो ये है कि जितना अपने एंड से हो जाए उतना हम डोनेट कर सकते हैं। और आप कहेंगे तो पीछे, जैसे मैं आपको बता दूं कि पीछे अभी पिछले 3 महीने में हमारी एनजीओ ने 1615 फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करे हैं भारत के 10 राज्यों में। इससे टोटल करीब 20,000 लोगों का एक टाइम का खाना हमारी एनजीओ ने अवेलेबल कराया। तो ये सब हम दोस्तों ने मिलके आपस में ये जो क्या कहते हैं ये खाने अवेलेबल कराए 20,000 लोगों के लिए 10 राज्य में भारत के पिछले 3 महीने में जो हमने अवेलेबल कराए। हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते इसके लिए। वॉलंटियर्स हमें और चाहिए हर एक राज्य में। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक राज्य में हमारे वॉलंटियर्स हों, ताकि जहाँ जो स्थिति है उसके हिसाब से हम सपोर्ट कर सकें। तो 10 राज्य में हमारे वॉलंटियर्स हैं अभी तक, मैं आपको नाम बता दूँ उनके, जैसे जो 10 राज्य हैं, और दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी में हमारे वॉलंटियर्स हैं। उत्तराखंड, तेलंगाना, उसमें हैदराबाद वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा था। तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में अलवर में, अजमेर में हमने जो कराया था। तो राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, तो इन सब में हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो आपको अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेंगे उसमें। मैं जो नीडी फैमिलीज़ है जो उनको सीधा आपसे उनको मिलवा दूंगा, हमारा काम ये है, मैं उनको सीधा आपसे मिलवा दूंगा। आप वहाँ जो भी आपको डोनेशन करना है, जैसे जो खाने के आइटम में वो डोनेट कर दीजिए। उसकी हम या तो लाइव वीडियोस हम कर देते हैं या हम उसकी पिक्चर सेंड कर देते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे आपने कुछ दिया है तो हम क्या करेंगे, जिसको आपने दिया है और जिससे क्या कहते हैं जो दे रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको दोनों को मैं टैग कर देता हूँ अपनी पोस्ट में, और दोनों को बता देता हूँ कि इस भाई ने ये जैसे जो क्या कहते हैं 1000 रुपये का सामान खाना पीना यहाँ इस एनजीओ के लिए दिया है, और उस दूसरे का जिसने लिया है उसको कहता हूँ कि इसने डिस्ट्रीब्यूट करा है। दोनों को मैं टैग कर देता हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी हमारे में आपको 100% मिलेगी। हम एक पैसा नहीं लेते किसी का, हम डायरेक्टली जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और जहाँ जरूरत है वहाँ सीधा पहुँचा देते हैं, और आपस में फिर आप बात कर सकते हैं। और इवन तो मैं तो जैसे फ़ोन नंबर भी शेयर कर देता हूँ जो भी है, जो बंदा जहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि उसका डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सको जिस एरिया में ज़रूरत है। जैसे बिहार से ये भाई थे अभी जो हमारे टूडू भाई, मैंने आपको बताया था, तो ये 25 बच्चों के एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने इनका सीधा फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया है कि भैया आपको जैसे अगर इनकी हेल्प करनी है तो आप डायरेक्टली इनको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम बीच में आपको करें तो हम हमारे माध्यम के थ्रू करें, तो हम उनसे आपकी बात करा देंगे, आप सीधा वहाँ सपोर्ट करें। हम किसी के लिए कोई पैसा नहीं लेते। हम ये नहीं कहते कि हमें पैसे दो और अपने एनजीओ के लिए कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एनजीओ जैसे करते हैं, जैसे हम ऐसा कुछ नहीं करते। तो ट्रांसपेरेंसी आपको हमारे में 100% मिलेगी। हमारा मेन मकसद यही है कि भारत के हर एक राज्य में हमारे वॉलंटियर्स हों ताकि वो हेल्प कर सकें। जैसे अभी असम में और ये कहते हैं बिहार में बाढ़ आई हुई थी, तो हम चाहते ही हैं कि लोग अब वहाँ जाके सपोर्ट करें जो नीडी फैमिलीज़ हैं।
तो ऐसे जो आपदा जो भी जिस जिस स्टेट्स में आ रही है, यूनियन टेरिटरीज में आएगी, तो हमारा मकसद मेन ये है कि हर एक अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हमारे वॉल्टियर्स होंगे तो हम सीधे जाके वहाँ उनको हेल्प कर सकेंगे। तो अगर आप हमारे वॉल्टियर बनना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। तो ये हमारा नंबर है, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे वॉलंटियर बनने के लिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपके एरिया में आपको समाज सेवा का काम करना और कुछ नहीं करना। कोई भाई ये सोचता हो कि जैसे अगर पैसे कमाने का साधन है, तो आप सबको पहली राम राम नमस्कार है हमारी तरफ से कि हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये कोई पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है, ये सिर्फ समाज में कि हेल्प करने के लिए, जो समाज में जो लोगों की हेल्प करने के लिए हमने ये माध्यम खोला है उम्मीद किरण। और पिछले करीब 5 साल हो जाएंगे अभी इसको, हमारी एनजीओ को। हम ना किसी से पैसा लेते हैं, ना आगे कोई पैसा लेंगे। हम सिर्फ जो नीडी फैमिलीज़ है वो बता देंगे लोगों को भाई कि यहाँ आप सपोर्ट करो, स्पॉन्सर करो, और उनके जो पिक्चर्स हैं वो हम कहते हैं फेसबुक पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे और जो अलग चैनल्स हैं। और मैं कोशिश यही करता हूँ हमेशा कि जिसको हम डोनेट कर सके, ताकि हमारे जो गरीब भाई हैं उनकी शक्ल दिखाई नहीं दे, उनको मुंह ढक देता हूँ मैं। जैसे या तो जैसे मतलब उन्होंने फेस मास्क लगा रखा हो या कपड़ा लगा रखा हो, नहीं तो मैं चेहरे को ब्लर कर देता हूँ। क्योंकि हमारा किसी को, जैसा आपने देखा हो बहुत सारी सेलिब्रिटी वो क्या करते हैं कि वो चेहरा दिखा रहे हैं डोनेट करते हुए, तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है किसी का चेहरा दिखाना, ये गलत बात है। तो गरीब आदमी का हमें क्यों दिखाना है भाई उसका चेहरा? अगर मान लो उसको ज़रूरत है तो उसको मैं दिखा के मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा उसमें? तो मैं तो मोस्टली अपना ये करता हूँ, उनको डायरेक्टली उनको फेस मास्क पहना होता है या जैसे कपड़ा मुंह पे ओढ़ रखा होता है, नहीं तो उसको चेहरे को मैं ब्लर कर देता हूँ। जो नीडी फैमिलीज़ है जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको हम जो फूड आइटम्स देते हैं, तो ये हमारा मेन उसमें मकसद है। और काफ़ी ये दोस्त जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। करण भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद थी किरण, थैंक यू करण भाई। तो ये हमारे पुराने मित्र हैं करण जी, ये बहुत अच्छा काम करते हैं ये भी, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा मेन मकसद है कि पैसा वैसा किसी से लेते हैं हम, डायरेक्टली हम जो नीडी फैमिलीज़ है उसको आपको बता देंगे, वहाँ आप स्पॉन्सर करो अपना, और वहाँ फूड आइटम्स का जो भी है आपको वहाँ आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस हिसाब से 10 हमारे स्टेट्स हो चुके हैं इंडिया में, जिसमें हमने ये जो फूड आइटम्स करवाए हैं। करण भाई, संदीप राणा SR, ओके, देन थैंक यू करण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। ये मैंने आपको बताई दिया कि पिछले 3 महीने में हम करीब 20,000 लोगों का एक टाइम का खाना का हम अवेलेबल हम करा चुके हैं, जो प्रोवाइड कराया हमने 20,000 लोगों का एक टाइम का खाना अपने सभी दोस्तों के साथ मिलके हमने। तो हम किसी से पैसा किसी से नहीं लेते हम, और ना कि किसी से पैसा लेंगे। तो जो मैं ये बता रहा था आपको, क्या कहते हैं, ये जो वेबसाइट है डोनेट कार्ड, तो उससे हमारा कोई कोलैबोरेशन नहीं है। डोनेट कार्ड में ये दिखा रहा है कि उम्मीद किरण के थ्रू आपको वाराणसी में जो साधु है उनको खाना चला जाएगा। तो अगर आप मेरी उम्मीद किरण बात करते हो तो हमारा कोई कोलैबोरेशन नहीं है। तो अगर आप मेरा सोच के वहाँ पैसे दे तो मत देना प्लीज़। डोनेट कार्ड के लिए आपको अलग देना, अपनी मर्जी से आप दे दीजिए, पर हमारा नाम, हमारा एनजीओ का सोच के आप उसमें कोई पैसा मत देना, क्योंकि हमारे एनजीओ कोई कोलैबोरेशन नहीं है किसी के साथ। हम अपना अलग से अपना कर रहे हैं, जितना हमारी कोई बहुत बड़ी एनजीओ नहीं है, हमारी कोई छोटी सी एनजीओ, पर ये कि हम ट्रांसपेरेंसी हमारे में 100% है, और जितना हो सकता है हमसे हम कोशिश करते रहते हैं। करण, कीप इट अप सर। थैंक यू करण भाई, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी ऐसे देश के लिए अच्छे काम करते रहे। और जो मुद्दे मैंने बताए थे आपको, एक जो अभी, अच्छा, एक ये बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था अभी, जो 10th-12th का भी रिज़ल्ट आया, तो जो भी बच्चों जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जो टॉप कर, उन सबको बहुत बहुत बधाई है उन सभी को। और इनफैक्ट सभी बच्चों को बधाई है जो भी 10th और 12th में थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बच्चा कोई ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब पास नहीं हो पाए, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर इस बोर्ड के एग्ज़ाम में वो पास नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई अंत नहीं है। बहुत सारे लोग बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ कम मार्क्स आ गए, या पास नहीं हो पाए। तो पास, अगर एग्ज़ाम में पास होना, इससे ये मतलब नहीं है कि अब लाइफ में आपको पूरा सक्सेस मिल जाएगी। तो ये लाइफ का एक पार्ट आप समझ लीजिए, पर ये ज़िंदगी नहीं है आपकी कि अगर 10th में अच्छे नहीं आए, 12th में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो लाइफ मेरी ख़राब हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सभी का ये बोलना चाहूँगा कि ये लाइफ का सिर्फ एक आपका हिस्सा है आपका, कि अगर आपका अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। कितने आपको एग्जांपल दे दूं मैं कि जो पढ़ाई लिखाई में 5वीं 6ठी या 10वीं से भी आगे नहीं बढ़े, वो कहाँ क्या क्या कर गए। अगर इंडिया की जैसे बात करते हैं, आप ये देखिए
क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर जी देखिए, 10th पास कर रखे और ये कहाँ वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं क्रिकेट के, आप देखिए भगवान माने जाते हैं। विराट कोहली, तो इन्होंने भी 12th के बाद कुछ नहीं करा, इन्होंने उससे पहले ही बल्कि इनको पढ़ाई छोड़ दी थी इन्होंने। अब देखो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है विराट कोहली, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पढ़ाई या डिग्री आपकी जो लाइफ में जो सक्सेस है वो डिफाइन नहीं करती। एक ये मतलब, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप करोगे अच्छी बात है, करो आप, बहुत बढ़िया है। पर अगर इन केस अगर जैसे आप पास नहीं हो पाए या आपके कम नंबर आए, तो ये डिफाइन नहीं करता कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग जो नहीं पढ़े लिखे वो तो बहुत अच्छा कर गए। तो जैसे मैंने बताया था, सचिन तेंदुलकर हो गया, और क्या कहते हैं विराट कोहली हो गए इंडिया से, वो ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। आमिर खान देखिए, उनको देखिए, वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी उन्होंने, 12th के बाद 11th-12th उन्होंने कर रखी, उससे ज़्यादा उन्होंने नहीं कर रखा। एल्बर्ट आइंस्टीन आप देख लीजिए, आइंस्टीन ने भी 12th नहीं कर रखी, 10th-12th नहीं कर रखी और पहली पढ़ाई छोड़ दी थी उन्होंने। और क्या कहते हैं तो आप देखिए ना कितने सारे, एल्बर्ट आइंस्टीन का तो नाम दुनिया में हर जगह लिया जाता है। बिल गेट्स था, तो इसने कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने, बिल गेट्स ने छोड़ दी थी। आप ये देखिए, वर्ल्ड के भी रिचेस्ट पर्सन थे ये। कोई भी डिग्री, 10th-12th के मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते। ये बात आप ध्यान अपने दिमाग में डाल लेना बच्चों। तो जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ का सिर्फ आपका ये किस्सा था, जो अब अगर अच्छा हो तो अच्छी बात है, और अगर कम नंबर आपके रह भी गए तो कोई इसमें टेंशन नहीं है। पूरी लाइफ पड़ी आपके पास और आप बहुत कुछ, सब कुछ कर सकते हैं इनफैक्ट आप। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जो ज़्यादा, तो वो भी बहुत कुछ कर गए हैं। आप ये अंबानी को आप देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी थे, वो कितने क्या पढ़े लिखे थे, उन्हें पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। और उनके बेटे अब मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो आप उनको तो सरस्वती जी कह रहे प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सरस्वती जी। तो सरस्वती जी, मैं ये कहना चाह रहा था लोगों को कि भाई अब लोग हमें डरा देते हैं। ये जीको नंदी भाई कह रहे हैं कि देव ज्योति नंदी, इनका है 94 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, अंडर 414, और क्या कहते हैं ये करीब 26 साल के। मेरा प्रोफेशनल क्या होगा, मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा। अच्छा नहीं जीको नंदी भाई, मैं कोई ज्योतिषी या वो तो नहीं हूँ जो आपको ऐसे बता पाऊंगा कि क्या होगा। पर आप मुझे इंटरेस्ट बता दीजिए आपका, मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपने क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, अगर नहीं कर रखा तो आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपको बता दीजिए, तो मैं आपको उसमें ज़रूर गाइड कर दूंगा आपको किस में आपको करना चाहिए। पर ये मैं कोई ज्योतिषी वो नहीं हूँ कि जैसे आपने लिखा नहीं कि मेरा प्रोफेशनल क्या होगा, तो मैं वो नहीं बता पाऊँगा। या गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, तो ये मैं कोई पंडित जी नहीं हूँ जी को नंदी भाई। तो मैं वैसे जनरल आपको बता दूंगा, जो मैं अगर आपका जो आप मेरे को कॉल करने में, मेरा नंबर है 8800894847, तो ये मेरा नंबर है। तो इसमें आपने जो डिग्री कर रखा है या आपने जो 12th कर रखी है, अगर 12th तक आपने कर रखा है, तो आप मेरे को जो इसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूंगा। और हर्ष मलिक उगरा खेड़ी कह रहे हैं हेलो। हेलो भाई हर्ष भाई। तो जो भी आपके सवाल है तो आप सीधा पूछ सकते हैं, तो हमारे मेन समाज के हित में जो बताएंगे। और मैं आपको गलत बात नहीं बताऊंगा, चाहे जो मैं झूठ नहीं बोलूँगा किसी चीज़ में, जो चीज़ है उससे फैक्ट बताएंगे हम कि भाई ये ऐसा है, ये फैक्ट है। मतलब कोई गलत उसमें कुछ नहीं बताएंगे कि बड़ा चढ़ाए कुछ भी बोलते हो। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो समाज के हित में जो चीज़ होनी चाहिए वो आपके फेवर में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो कोई भी आपके सवाल है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो डोनेट कार्ड का मैंने बता दिया था कि हमारा उससे कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो आप उसमें पैसा ना दें। अगर हमारे नाम आप सोचते हो कि उम्मीद करूँ आप दे रहे, तो हमारा उसमें कोई पैसा नहीं जा रहा। क्योंकि एक फ्रेंड को फ़ोन आया तो कह रहा था कि डोनेट कार्ड में आपका नाम है, डोनेट कार्ड, उसमें हमारा उम्मीदीकरण नहीं है। कहीं कोई और उम्मीदीकरण हो तो मुझे पता नहीं उसका, पर हमारी उम्मीदीकरण तो उसमें नहीं है। बोर्ड के एग्ज़ाम का रिजल्ट मैंने बता दिया था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम नंबर भी आपके आए तो कोई टेंशन नहीं, पूरी लाइफ खुली है, पूरे ऑप्शन आपके पास है। तो किसी को भी ऐसा लगता हो कि भाई कोई सुसाइड करने की, तो सोचो ही मत, बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। अगर कोई सुसाइड करने की सोचता है, कई बच्चे जैसे हम देखते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, सोसाइटी प्रेशर इतना क्रिएट कर देती है, घर वाले प्रेशर कर देते हैं कि आपके नंबर आने चाहिए, 90 आएंगे, 95 आएंगे, 96, आपका 100% आने चाहिए। 100% भी अगर आप लेके आएगा, सर ये आपका लाइफ का सक्सेस नहीं है कि आप आगे अच्छा करेंगे ही करेंगे। मैंने बहुत सारे दोस्त अपने ऐसे देखे जिनके 90 से ऊपर आए थे, पर लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा भी होता है। तो ये कोई क्राइटेरिया आपको डिफाइन नहीं करता कि अगर आपके 90 से ऊपर, 80 से ऊपर है तो लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, और जिन कम है, जिनके
45-50% है, कम है, या जो पास नहीं हो पाए तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हज़ारों ऑप्शन है आपके पास, हज़ारों ऑप्शन है, वो आपको आगे देखना है कि आप कैसे उसमें उसको यूटिलाइज़ करेंगे, जो भी आपके पास ऑप्शन आएंगे लाइफ में। तो कोई भी सुसाइड करने का सोचता हो तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता हो तो आपका भाई आपके सामने, आपके साथ मुझे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। अगर आपको जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, मैं उसमें पूरा गाइड कर दूंगा आपको। और अगर आप मेरे उस फील्ड में कोई जानकार होगा तो मैं आपसे मिलवा भी दूंगा उससे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर आप निराश ना हो, मेरा पॉइंट ये है। चाहे आपके सोसाइटी आपको फोर्स करती हो बेसिक कम नंबर आए, या आपके घर वाले आपको फोर्स करते हो, तो उसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम नंबर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। सचिन तेंदुलकर जी जो क्रिकेट के भगवान हैं, उन्होंने भी 9-10 तक शायद पढ़े हैं बस वो। विराट कोहली ने भी 12th नहीं कर रखी। आमिर खान जो बहुत बड़े कलाकार हैं, उन्होंने भी 12th के बाद कुछ नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने ये स्कूल पूरा कंप्लीट नहीं करा। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं, बहुत सारे फेमस लोग ऐसे हैं। बिल गेट्स ने बताया था स्कूल कॉलेज में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। एल्बर्ट आइंस्टीन था, उन्होंने स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। तो स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई आपका भविष्य क्या कहते हैं ये डिफाइन नहीं करती कि अगर आपने कर दिया तो आपकी सक्सेस है ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो 90% से बताया था टॉपर उससे भी ऊपर कर चुके हैं, तो उनका भी लाइफ में कुछ नहीं हो पाया। और जो कुछ भी नहीं थे आज वो बहुत बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए हैं। और ये मनोज भाई कह रहे हैं कि बड़े भाई एक चाचा का लड़का है जिसके 10th में 55% आए हैं, तो उसका क्या किया जाए। तो इसमें कोई क्या कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मनोज भाई। इसमें मान लो 10th में क्या कहते हैं 55% आए, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई जैसे उसको। और ना मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी फैमिली मेम्बर्स को कुछ कही ना, कि सब बच्चों ने अपनी पूरी मेहनत करी है, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते थे। आपने तो पूरा अपना एफर्ट दिया ना। मेन ये है कि आपको अपना पूरा एफर्ट देना था। अगर आपने वो दिया है तो फिर कोई टेंशन नहीं, चाहे 33% आए हो आपके, अगर आपने पूरा एफर्ट दिया अपना। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दो, पढ़ो, पूरा मन लगा के पढ़ो, पर जितना आपसे होता है उतना करो। पर अब जैसे अगर अब ये 55 है तो ये सही परसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 11th-12th में इसको, जैसे 11th में अभी तीनों साइंस है, आर्ट्स और ये साइंस है, वो इसका इंटरेस्ट है, कॉमर्स है, तो जो भी इसमें इंटरेस्ट होगा आप उसमें कराओ इसको। और अगर जैसे आप आर्ट्स में करा, तो कई लोग मैंने ऐसा सुना है कि ये कहते हैं कि भाई आर्ट्स में चला गया अब तो कोई फ्यूचर है नहीं। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जितने बनते हैं सर, मोस्टली जो आर्ट्स जिसने ले रखी होती है ना वो बनते हैं। आपने 11th में आपने आर्ट्स ले ली, तो 12th के बाद जैसे BA भी लोग कर रहे हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो BA करते हैं IAS और IPS ज़्यादा से ज़्यादा वो बनते हैं। जितने भी एग्जाम क्लियर होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, तो मोस्टली BA वाले करते हैं। आप ये देखिए, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। उसे उस बच्चे को आप ही बोलो भाई को, जो चाचा के लड़के को, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो क्या कहते हैं उसको मतलब उसके हिसाब से सब्जेक्ट ले ले अपना, कॉमर्स का या आर्ट्स का या साइंस का, जिसमें उसको इंटरेस्ट है। तो ये जरूरी है कि अगर इसमें 55 आए तो 12th में कम मतलब इतने ही रहेंगे, आगे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जो 50% 10th में लेके आए और 12th में वो 80% लेके आ गए, और फिर इनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया उनका, या जैसे मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, तो वो उसके अब उसकी मेहनत के ऊपर आगे डिपेंड करता है। और अगर आगे वो नहीं चाहता पढ़ना तो अपने प्रोफेशनल को, जैसे बहुत सारे कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज हैं, जैसे बहुत सारे आपका जैसे म्यूज़िक की फील्ड है, अपना ये जर्नलिज्म है, तो जैसे मनोज भाई आप ये म्यूज़िक की फील्ड में है, तो इसमें वो जा सकता है, कोई टेंशन थोड़ा उसमें। ITI के लिए बोल रहा है, हाँ तो ITI कर सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, ITI कर सकता है उसमें। और जो वोकेशनल कोर्स जैसे करके अपना, तो जिसमें उसका इंटरेस्ट अपना चला जाएगा। मेन ये होना चाहिए जिसमें जिस बच्चे का इंटरेस्ट हो आप वो कराना चाहिए। तो कई मेरे को क्या होता है, कई जो पेरेंट्स क्या करते हैं फोर्स करते हैं भाई कि बच्चे को, लड़के को मेडिकल कराना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। पर सर बेचारा अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा तो आप क्यों बनाओगे, क्यों उसके पे दिमाग पे आप अननेसेसरी प्रेशर डालोगे। इसमें होता कुछ नहीं है। कई बच्चे अपना बेचारे सुसाइड कर लेते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन मैट नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि वो डरते हैं किसी से, वो अपने पेरेंट्स के क्या कहते हैं जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं कर पाते सर। बहुत प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स को वो, पर अगर वो पेरेंट्स की अगर जो बात पूरी ना कर पाएँ इसलिए उनको डर लगता है। तो कई लोग जो बच्चे सुसाइड करते हैं वो रीज़न ये होता है। हमने एक अलग सोसाइटी बना दी है पूरा कि भाई जैसे फोर्स करो बच्चों को कि भाई इतने % आने चाहिए, मतलब ये 80-90% नहीं आए तो कोई कंपटीशन है नहीं। शुरू से उन पे फोर्स कर देते हैं भाई कि हम भाई तुम सबने टॉपर होना है। सर टॉपर तो 1, 2 या 3 ही तो होंगे क्लास में, बाकी बच्चों को क्या करोगे। तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी जिसमें जिसका इंटरेस्ट आप उसमें कराओ और उसमें बहुत आगे निकल जाएगा वो। और मनोज भाई जैसे ITI अभी ये आपका चाचा का लड़का कर सकता है, और बाद में आपके जैसे म्यूज़िक के फील्ड में भी ये लग सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आप जैसे अच्छे गाने लिखते हो तो अपने साथ ही इसको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा जर्नलिज्म है उसमें जा सकता है, जैसे एंकरिंग में जा सकता है। आजकल तो हज़ारों ऑप्शन है, फिर आप देखिए जिसमें
और क्या कहते हैं, जिस जिस फील्ड में आप नाम लीजिए, जैसे इसका मैं बता उसमें बता दूंगा आपको कितने कितने क्या ऑप्शन है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ही बच्चे बने, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं। और मेरे सब इसे रिक्वेस्ट है, कोई भी पेरेंट्स को सभी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, बच्चों को फोर्स ना करें, उनको उनकी मन की करने दें। आप मतलब डिसिप्लिन जरूर आप सेट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दो बच्चों को, भाई कुछ करो ही मत, और उस अपने आप मर्जी से करने दो। आप उन पर नज़र रखो, उनको गाइड करते रहो, उनको दोस्त की तरह आप उनको गाइड करो, उनको फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए कि ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसको पिटाई कर रहे हो उनकी, भाई कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बनना था, उनकी उम्मीद। अब कई पेरेंट्स ऐसे जो खुद कुछ नहीं बन पाए, अपने पेरेंट्स पे वो डाल देते, बच्चों पे डाल देते कि मेरे बच्चे को बनना चाहिए, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे को बनना चाहिए, तो उसको फोर्स करते हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसके उस पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरे बेटे को बना के रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे मत करो सर। जो बच्चा जिस फील्ड में है उसको उससे इंटरेस्ट उसका पूछो और फिर उसी में उसको हेल्प करो, सपोर्ट करो, एज अ फ्रेंड करो, तभी उसका भी फ़ायदा है और आपकी फैमिली का फ़ायदा, और वो अच्छा करेगा उस फील्ड में। तो लाइफ जो आपको परसेंटेज आपका करियर डिसाइड नहीं करता, ये आज भी मैं कह रहा हूँ, आगे भी मैं ये कहता रहूँगा। कोई भी पीछे किसी को इस पर कोई भी मतलब डाउट हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं अपनी, पर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। और क्या कहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम का मैंने आपको बता दिया। एक जो मेरे पास टॉपिक सारे थे मैं उसका आपसे डिस्कस करता हूँ। उसमें इंडिया के जैसे ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी का आया हुआ था, सचिन खारी भाई कह रहे सुपर, थैंक यू सचिन खारी भाई, ये मेरे स्कूल के मित्र हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है ये, तो ये हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा खारी भाई, और आप भी अच्छे काम करते रहो, देश के लिए आप अच्छा करते रहो। एक मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों की 2 चाइल्ड पॉलिसी का एक ये जो बिल पास हुआ था, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019, पास नहीं हुआ था बेसिकली, ये बिल रखा गया था। ये प्राइवेट मेंबर्स क्या कहते हैं बिल में काउंट होता है ये, तो इसे कोई भी जैसे रेज कर सकता है इसको, जो राज्यसभा का मेंबर राज्यसभा में हुआ था बेसिकली। तो राकेश सिन्हा जी ने ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए कहा है, वो क्या कह रहे हैं कि जैसे, और इस साल 2020 में, 2019 की बात बता रहा था मैं आपको, राकेश सिन्हा ने जो रखा था ये बिल, और 2020 में अनिल देसाई, ये एमपी है शिवसेना के, इन्होंने ये बिल रखा था राज्यसभा में कि भाई आगे पास होने के लिए। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि देश की अगर जनसंख्या में कंट्रोल करना है जैसे आगे, तो करीब 138 करोड़ हो चुकी है। अब ये देखिए, अगर जनसंख्या ऐसे आगे बढ़ती रही तो हर एक जो संसाधन उनकी कमी पड़ जाएगी। तो इसीलिए कुछ हमें जो ये क्या कहते हैं वो स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप बता सकते हैं कि 2 चाइल्ड बच्चे, मतलब 2 ही बच्चे होने चाहिए, और अगर आपके 2 ही बच्चे हैं तो आपको हर एक चीज़ में आपको मतलब फेवरिज्म जैसे वो देंगे, जैसे कहते हैं जॉब्स में आपको फ़ायदा मिलेगा, प्रमोशन में आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर नहीं है तो आपको वो नुकसान होगा। इससे क्या होगा कि सिर्फ लोग 1 या 2 बच्चे ही पैदा करेंगे उससे, और उससे अगर जनसंख्या कम होगी तो जो संसाधन हमारे पास हैं वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो पाएंगे। जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो ये सभी के लिए नुकसान का है, पूरे देश के लिए भी नुकसान है ये, और क्या कहते हैं दुनिया के लिए नुकसान, आप ये कह सकते हैं इसमें। तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो हमें मतलब उसका लिए कुछ स्टेप लेने ही पड़ेंगे। तो मेरा मतलब हमारा पूरा सपोर्ट है इसको 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए, जिसमें बेनिफिट्स देने के लिए बात करी गई है कि अगर 2 बच्चे होते हैं तो उसी को जॉब्स दिए जाए, खासकर गवर्नमेंट जॉब में भी। अगर आपसे 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, अगर पहले हम कह देते हैं, तो अब ये नहीं है कि जिनके अभी से अब जो 2020 से पहले जिसके 2-3 मतलब 3 या 4 बच्चे हैं तो उनको अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए, उनका कुछ नहीं होना चाहिए। अब से जब से ये बिल मतलब पास अगर ये होता है या कुछ सरकार ये ऐसा लेकर आती है, उसके बाद कि ये पॉलिसी होनी चाहिए कि अब जो बच्चे पैदा होंगे तो उसमें जैसे लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो फिर क्या कहते हैं उनको आगे फ़ायदा नहीं मिल पाएगा काफ़ी सारी चीज़ों में, प्रमोशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, या कुछ और भी जितने जो क्या कहते हैं इंसेंटिव्स उनको नहीं मिल पाएंगे। तो ये चीज़ मैं उसका पूरा फेवरिज्म में हूँ उसमें कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसके कुछ नेगेटिव भी लोग बताते हैं इसमें। चाइना में जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट हुई थी पहले, तो उसके काफ़ी दुष्परिणाम हुए थे उसमें, तो उन्होंने 1 चाइल्ड की जगह 2 चाइल्ड कर दिया था चाइल्ड। तो वो भी सारी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हम सबको मिल के इस पे कुछ डिस्कशन करना चाहिए कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी लानी चाहिए, और जिसके 2 बच्चे उन्हीं को सरकार में जैसे जो मिनिस्टर उनको बनाया जाए, पंचायत में जैसे उन्हीं को क्या कहते हैं जगह मिली जाए, उन्हीं को जैसे क्या कहते हैं नियुक्त करा जाए, जिनको जो 2 चाइल्ड का जो उसका मतलब पॉलिसी जो फेवर करते हैं उसमें। तो इसमें आप मेरे को अपने जो राय भेज सकते हैं, जो डिस्कशन है आप उसका आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था। जो ये मोटर व्हीकल एक्ट है, तो आपको पता है कि सर जैसे
गाड़ी से अगर कोई गाड़ी में ड्राइव कर रहा है, उसका लाइसेंस है, तो वो गाड़ी से अगर किसी की टक्कर हो जाती है तो उसको मैक्सिमम 2 से 3 साल की सज़ा होगी। और वैसे अगर निकल के कोई आदमी किसी को मार दे तो उसको मतलब फांसी की सज़ा भी हो सकती है, उसको 14 साल की सज़ा उसको हो सकती है। और वही आदमी अगर किसी को अपनी गाड़ी से कुचल दे तो सिर्फ 2 या 3 साल की सज़ा होती है। तो ये कानून बहुत गलत है सर, इसमें चेंज होना चाहिए। इसका लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं कि कई लोग जैसे आपसी जो लड़ाई होती है उसमें जाके टक्कर मार देते हैं गाड़ी से, होगा क्या, 2 या 3 साल की मैक्सिमम सज़ा होगी, लाइसेंस आपके पास है ही। तो ये कानून ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तब से बना हुआ है ये। तो ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजों के टाइम में जब बना था सर, उसमें पता क्या था, उसमें उन्होंने क्यों करा था ये, क्योंकि गाड़ियाँ अंग्रेजों के टाइम में सिर्फ अंग्रेजों के पास होती थी। इंडियंस थे जैसे, उनके पास ज़्यादा लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी सर। तो कोई भी हमारे इंडियंस को, गरीब भाई को, अगर कोई गरीब था जैसे वो बीच में आ गया उसके, तो ये क्या करते थे, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो ये इसका फ़ायदा उठाते थे अंग्रेज कि भाई मोटर व्हीकल एक्ट हमने बना रखा है इसके हिसाब से, तो हमें ज़्यादा सजा नहीं होगी। इंडियन लोग मरते थे उसमें क्योंकि उनके पास नहीं थी गाड़ियाँ, अंग्रेजों के पास ज़्यादा गाड़ियाँ थी, सभी के पास गाड़ियाँ थी। तो उसका फ़ायदा बनाने के लिए उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट उस टाइम निकाला था। इसमें काफ़ी सारे जो उसमें उनमें जो क्या कहते हैं जो रेगुलेशंस हैं उसमें अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे। तो ये मैं सभी लोग दोस्तों से कहना चाहूँगा कि भाई इसकी हमें एक डिमांड रखनी चाहिए भाई कि इसको चेंज करो, समझो आप। तो जैसे अगर कोई आदमी, जैसे मेरे के साथ दुश्मनी है तो मैं उसको वैसे मार दूं, जाके गोली से मार दूं, किसी और चीज़ से मार दूं, तो 14 साल की सज़ा है या फांसी की सज़ा हो जाएगी। पर मैं गाड़ी से उसको कुचल दूं तो 2 या 3, मेरे पास लाइसेंस है तो 2 या 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी मुझे। तो गलत बात है सर ये। आप क्या समझते हैं सर में, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में। तो इसमें ज़रूर कुछ चेंज लाना चाहिए सरकार को। बाकी आप अपनी राय रखिए इसके बारे में। अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें जो चेंजेस लाए थे उसमें। बाकी आप बता सकते हैं उसमें। एक ये था जी, एक वो जो वोकल फॉर लोकल इंडिया की, हमें अपने प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो चाइना प्रोडक्ट्स तो हमें बिल्कुल बैन ही कर देने चाहिए। आपको बता दें, जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र करा था कि चाइना में क्या करता है कि ये जैसे ये पूरे देश की, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमज़ोर करने में लगा हुआ है चाइना। कोरोना जो फैला हुआ है, ये जो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को हो गया, 30 लाख लोगों को, ये 1 करोड़ 30 लाख, ये कहाँ से आया, चाइना से तो आया। तो चाइना का मेन मकसद क्या है कि औरों की इकोनॉमी गिरा दे बिल्कुल। और उसी कारण आप भी लगा लो 38 लाख लोगों को यूएस उसका कॉम्पिटिटर है चाइना का सबसे बड़ा, तो उसमें वहाँ भी फैल गया ये। तो 38 लाख लोगों को हो गया और करीब क्या कहते हैं 1,42,000 लोगों की डेथ भी होगी। तो चाइना का काम यही है कि जैसे भाई ऐसे ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना ही है। 150 कंट्री को उसने लोन दे रखा है, जो गरीब कंट्रीज़ हैं तो वो पैसे चुका नहीं पाते तो उनको हड़प देता है उनकी ज़मीन। तो चाइना का पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को अपोज करना चाहिए आपको, क्योंकि ये सभी पूरी दुनिया के हित में है। नहीं तो ये पूरा इसका काम ये है कि पूरा सब जगह कब्जा करना सारी ज़मीनों पे। तो चाइना का हम जो कर सकते हैं, हमारे जो 20 सैनिक जो हमारे शहीद हुए थे अभी पीछे, जो चाइना ने जो धोखे से जिनको रात पे हमला कर दिया था, उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आपको ये करना चाहिए। जो चाइना का प्रोडक्ट एटलीस्ट वो पूरा बैन कर दो, पूरा जैसे ना बॉयकॉट कर दो उसको पूरा, कोई आगे से सामान लो ही मत चाइना का। उससे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। और चाइना भी पीछे बोल भी रहा है, जैसे हमने स्टार्ट भी कर दिया है। तो उनका ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें वो कह रहा है कि भाई इंडियंस तो हमारे प्रोडक्ट के बिना रह ही नहीं सकते। वो ये कह रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है वो उसको, मतलब वो गुस्से में अब ये बोल रहा है कि इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स के बिना रह नहीं सकता। और लोग उनको भड़का रहे हैं, उन्होंने 59 एप्लीकेशंस बैन कर दी इंडिया ने। तो चाइना ऐसा कर रहा है तो हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तभी हमारे जो बहादुर जो सैनिक जो शहीद हुए थे उनको तभी सच्ची श्रद्धांजलि है सर। सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालने से, स्टेटस डालने से कुछ भी नहीं होता। हमें अगर करना पड़ेगा तो इकोनॉमी उनकी वीक करनी पड़ेगी अपना, और उसके डिपेंडेंसी में पूरी हटा दो। अभी जो पीछे मैं आपको बता दूं कि अभी क्या कहते हैं पर पर्सन 6,000 रुपये हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। मतलब इंडिया की जितनी पॉपुलेशन 138 करोड़, हर एक आदमी ये लगा लो कि 6,000 रुपये का सामान चाइना से ले रहा है। ये एवरेज है, कोई ज़्यादा का ऊपर नीचे ज़्यादा लेता है, पर एवरेज 6,000 का सामान ले रहा है। तो ये हमें बंद करना पड़ेगा, ज़ीरो कर दो इसको, चाइना से कोई सामान मत लो, तभी हमारे सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइना का तो सामान आप बैन कर ही दो साथ में, क्योंकि ये हम लोगों से करने से होगा सर, ये अपने आप नहीं हो जाएगा। हम लोग अगर करेंगे इसको तभी ये होगा। और जो अर्थव्यवस्था है भारत की, अगर आपको वो सुधारनी है तो गवर्नमेंट तो अपने स्टेप्स ले रही है, पर सिर्फ गवर्नमेंट से कुछ बात नहीं बनेगी, आपको अपने ऊपर भी जो स्टेप लेने पड़ेंगे। जो स्वदेशी सामान है, जो हमारा भारत का सामान है, उसको आप यूज़ करो। मैं ये हमेशा कहता हूँ सर इसमें कि सरकार के ऊपर कुछ मत छोड़ो। जो सरकार जो कर रही है, सरकार पर डिपेंड ही क्यों हो रहे हो आप क्या कर सकते हो देश के लिए, आपको बताओ। आपको अपना देखना है, बाकी जो हो रहा है होने दो। आप उसका कोई कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, कोई कंट्रोल आपके पास नहीं है। लेकिन आप जो देश के लिए क्या कर रहे हो आप ये बताओ। तो आपको करना चाहिए
चाइना का सारा सामान बैन कर दो, कुछ चाइना का लेने की जरूरत नहीं है कुछ उसमें। और भारत का जो सामान है, जो हमारे जो लोग जो बना रहे हैं, उसको जैसे आप प्रमोट करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि कपिल नेहरा भाई नमस्कार, और ये हमारे भाई हैं ये भी, तो अपना कहते हैं कपिल नेहरा जी, और आप भी कपिल नेहरा भाई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम करते रहिए और देश के लिए अच्छे काम करते रहे। तो मैं सामान की बात आप जो कर रहा था कि डिपेंडेंसी किसी भी देश में मत बनाओ आप, बोलो चाइना को तो बैन कर ही दो, बल्कि और जो अपना जो देश का सामान है उसको प्रमोट करो। उससे क्या होगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था वो स्ट्रांग होगी, तो वो आपके हाथ में है। राइट संदीप रौनक सही का, थैंक यू भाई। तो कपिल नेहरा भाई कह रहे थे, तो उसमें मैं ये कह रहा था आपको कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे आप ये फ़ोन देख रहे हैं जिसमें मैं लाइव आया हूँ, ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन है मेरे पास। सर मेरे पास भी पहले चाइनीज़ फ़ोन थे, तो 2 चाइनीज़ फ़ोन थे, मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। मैं माइक्रोमैक्स के 2 फ़ोन लेके आया हूँ, एक तो ये जो कैनवस प्रो है, और ये अच्छे चल रहा है। अब मैं आपको ना झूठ नहीं बोलूँगा, अब कई लोग क्या करते हैं कि हमारी जो देश का सामान है तो वो तो सबसे बेस्ट है ऐसे। सर वो अगर हम बनवाएंगे, हम उनकी जो डिमांड रखेंगे तभी वो होगा। अभी उस लेवल का नहीं है। मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, जो फ़ोन्स हैं इंडिया में, जो लावा माइक्रोमैक्स है जो भी है, तो करीब ये जो फंक्शनलिटी बाहर वाले फ़ोन देते हैं उससे करीब 70% है अभी। पर हमारा जो फ़र्ज़ है, अगर हम लेना स्टार्ट कर देंगे जो इंडिया के फ़ोन, तो इंडिया में टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी सुधरना इसमें। तो मैंने ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन लिया था और ये सही चल रहा है। पर इसमें जो फीचर्स है मैं आपको बता दूं कि अराउंड मैंने सारे फ़ोन्स यूज़ कर रखे हैं, सैमसंग, एप्पल, LG, मैं सारे यूज़ करता था अपना जैसे उसमें, और चाइना के मैं फ़ोन यूज़ करें काफ़ी। तो उससे इसकी टेक्नोलॉजी 70% है, 100% उसके बराबर नहीं है, ये 70% है। पर मैं उससे खुश हूँ कि मेरे देश का फ़ोन है, और आगे अगर हम इसकी डिमांड बनाएंगे तभी होंगे। एक दूसरा मैंने माइक्रोमैक्स का फ़ोन लिया था, ये देखिए आप, भारत, इसका नाम है भारत 2 जो माइक्रोमैक्स का है। तो ये भी क्या कहते हैं, मैं मतलब यूज़ करता हूँ अपना। तो मेन पर्पस मेरा, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये दो मेरे माइक्रोमैक्स के फ़ोन लिए हैं, तो दोनों बाहर इंडिया में बने हुए हैं। तो जब हम संभाल लेंगे इंडिया का, तभी तो फिर इंडिया में डिमांड आएगी, तभी तो अच्छी टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडिया का सामान यूज़ करना स्टार्ट कर दो। मोस्टली इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं जैसे आपको बताऊँ कि ये पोर्ट्रोनिक्स कंपनी है, पोर्ट्रोनिक्स अगर आपने सुनी हो, उसके जो ये जो ब्लूटूथ है वो मैंने लगा रखे, इंडियन कंपनी है सर ये भी, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। जैसे आपको आवाज़ मेरी आ रही होगी उसमें साउंड का, तो पोर्ट्रोनिक्स कंपनी है इसमें, ये शायद अशोक विहार में इसका मेन ऑफिस है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मेन ऑफिस है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स के आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लावा माइक्रोमैक्स है। तो अब सर शुरुआत के लिए आप उनको टाइम तो दीजिए। अगर लोग सामान खरीदने लग जाएंगे तभी तो लोग अच्छी क्वालिटी बनाएंगे उसमें। हमने क्या करा कि माइक्रोमैक्स, आपको मैं बता दूं, 2014 में वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आ गई थी। पर धीरे धीरे चाइना ने क्या करा, अपना जो सामान ना सस्ता इंडिया में डालना शुरू कर दिया। अपना डंपिंग जैसे उसे बोलते हैं, जैसे डंप कर दिया अपना पूरा, सस्ते में सामान डाल दिया चाइना ने। हम लोग उसके लालच में आ गए। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग गलत हैं, अब लोग आप भी ठीक थे, क्योंकि आपको अगर एक जो गरीब आदमी है, नॉर्मल भी आदमी है, तो अपने पैसे का पूरा सब देखेगा सर उसमें। तो कम पैसे में अगर आपको ज़्यादा फीचर मिल ले तो क्यों ना ले। तो सब ने फ़ोन लिए। धीरे धीरे हुआ क्या, अब जो टॉप की 5 कंपनी है जो टेलीकॉम में या जो मतलब मोबाइल में, चाइना की हैं 5 में से 4, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये सारी चाइना की हैं। और चाइना इतना शैतान है, उसने क्या करा, ये जो 4 फ़ोन अलग अलग है, वीवो, ओप्पो, वन प्लस और एक और है इसमें, तो ये चारों एक ही कंपनी है इनकी, चाइना का एक कंपनी के मतलब चाइल्ड प्रोडक्ट है ये। अब आप सोच रहे कि मैं वीवो नहीं लूँ तो मैं ओप्पो ले लूँ, ओप्पो नहीं लूँ तो वन प्लस ले लूँ, तो मैंने वो तो नहीं लिया चाइना का, वो दूसरा तो नहीं लिया। ये चारों एक ही पेरेंट कंपनी है, मतलब एक कंपनी बनाती है, चारों फ़ोन अलग अलग नाम से बेच देती है, तो वो हम ले रहे हैं। तो चाइना ने ऐसा तो सस्ते में दे दिया और फिर बाद में उसके रेट बढ़ा दिए जो भी है। तो इसलिए जो हमारी जो इंडियन कंपनीज थी वो नीचे गिरती हुई चलेगी, क्योंकि उनका जो कंपटीशन वो सर्वाइव नहीं कर पाए उसमें। पर ये बहुत अच्छा मौका है सर, ये इंडिया की जो कंपनीज को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा मौका ये है। तो आप भी सपोर्ट करो, और मैं इंडियन कंपनी से भी कहता हूँ भाई कि तुम भी अपने क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उससे आप इंप्रूव करो। हमारे भाई क्यों नहीं लेंगे, 138 करोड़ हिंदुस्तानी है हम। अगर हम आपस में सपोर्ट करेंगे, हम सारी चीज़ें लेना स्टार्ट कर देंगे, अपनी इंडियन चीज़ें लेना स्टार्ट कर देंगे, तो पूरी दुनिया को मतलब सबको फ़ायदा है, पूरे देश को फ़ायदा है। और भारत सबसे सबसे ऊपर पर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, अगर हम 138 करोड़ अपना सामान लेंगे, अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ करेंगे। जितने भी ब्रेन्स हैं, जो टॉप के दिमाग हैं इंडिया, जो इंजीनियर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं यूएस में या किसी भी कंट्री में, कहाँ के हैं, इंडिया की तो हैं। तो अगर इंडिया में इतनी फैसिलिटी मिलने लग गई और स्टार्ट हो जाए, मतलब लोग अपना धीरे धीरे अपना आपको ये क्या कहते हैं जो सपोर्ट करने, जो हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको आप सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो भारत का देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा सर, आप ये बताइए।
और कपिल नेहरा भाई कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ थिंग्स मस्ट बी शेयर। हाँ कपिल नेहरा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेयरिंग के लिए, आपने आगे शेयर करा। तो ये मैं आपको बस ये कहना चाहता था कि हम देश के हित में बात करेंगे कपिल भाई, और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें किसी पार्टी से सर कोई मतलब नहीं है। मेरा जो एनजीओ, मैं उसके बारे में सर आपको बताऊंगा कि मेरा उम्मीद किरण एनजीओ है, ये 5 साल करीब इसको हो जाएंगे। तो हम किसी पार्टी से किसी से नहीं जुड़े हुए। हमारा मेन काम ये है कि समाज के हित में काम करना, ना हम किसी कोई पार्टी से जुड़े हुए, ना किसी को हम सपोर्ट करते हैं किसी को। जो भी आप देख रहे हैं आपको सब पता है कि अच्छा बुरा कौन कर रहा है, ये है। तो हमें कोई मतलब किसी पार्टी के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे हमारे से कितना हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, उसमें आप सभी का सहयोग चाहिएगा उसमें। तो मैंने जैसे बताया था उम्मीद किरण के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं 10 डिफरेंट स्टेट्स में है अभी। तो हम चाहते हैं कि और में भी ग्रो करें, और जो भी जिस भी स्टेट में कुछ मतलब जहाँ प्रॉब्लम चल रही है, कोई बाढ़ आ गई, कुछ और कुछ जैसे आपदा हो गई, तो उसमें हम मिलकर एक साथ सपोर्ट कर सकें। और ये पैसे खाने का कोई साधन नहीं है किसी कई कुछ लोग मेरे से मैसेज करते हैं उसकी भाई हम पैसे कैसे बन सकते हैं इसमें। तो इसमें कोई पैसे नहीं बनेंगे सर, अगर हमारा आप वॉलंटियर बनेंगे हमारे, सिर्फ आपको समाज की क्या कहते हैं सेवा करनी है और कुछ नहीं है सर उसमें। और इसमें भाईचारा बना के रखना है हर जगह, और उसको फिर हम, क्योंकि हम भारतीय हैं सबसे पहले, आप सारे ये देखिए, तो मिलजुल के रहो और देश का नाम रोशन करो और अपने प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट कर दो। तो इसी के जो प्रोडक्ट्स मैं बताया था कि ये पोर्ट्रोनिक्स के जो ये ब्लूटूथ हैं, ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, मैंने आपको बताया था, ये अच्छे चल रहे हैं ये भी सर। ये क्वालिटी एक तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ, ये क्या कहते हैं जिसमें मैंने लाइव आया हूँ, ये भी माइक्रोमैक्स का है, ये माइक्रोमैक्स का है। तो ये बिल्कुल बंद कर दिया था हमने, पर धीरे धीरे हम यूज़ करेंगे तो ये और फ़ोन्स लेके आएंगे। और फ़ोन्स जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो अर्थव्यवस्था पे जो फ़र्क पड़ेगा, आप वो देख लीजिए। कुछ टाइम बाद टाइम लगेगा इसमें, ये नहीं कि आज ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा, 2 हफ्ते में, नहीं सर, साल 2 साल 5 साल 10 साल लगेंगे। पर 5-10 साल में तो आप ये कहिए, मान लो आप 10 साल भी आप मान के चलो उसमें, तो अगर सारा सिर्फ भारत का यूज़ करना शुरू कर दे तो हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। और जो हमारे जो लोग जो स्टार्टअप हमारे यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, हमारे भाई वही आगे जाएंगे, हमारे ब्रांड दुनिया भर में जाने जाएंगे। अभी बताओ ना। तो ये जो वोकल फॉर लोकल की बात थी, जैसे ये आत्मनिर्भर भारत, ये आप ये मत सोचो कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है कुछ, या किसी जैसे मोदी जी ने बोल दिया तो सिर्फ कुछ लोगों को उसको फेवर करना है या अपोज करना, वो मत सोचो। आप अपने ऊपर लो कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है कि नहीं। आप सिर्फ नाम, बेशक आप आत्मनिर्भर ना कहो, पर देश को सेल्फ डिपेंडेंट बोल लो, कुछ बोल लो आप। जैसे पर्पस मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें देश के हित में काम करना चाहिए और देश को आगे आपको लेकर जाना चाहिए। मैं कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगा आपको। अब आप कई लोग हम ये बुराई करते हैं कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर गई है, ये गिर गई, बिल्कुल गिर गई है सर, मतलब पहले से ना कम गिरती जा रही है। उसमें रीज़न क्या है, आप भी तो हैं। अब मैं आपको बताऊं कैसे। जो सामान हम लोग लेते हैं वो कौन सा सामान लेते हैं हम, जो बाहर की जितनी कंपनीज बनी हुई है, मोस्टली 70-80% सामान हम बाहर की कंपनीज का लेते हैं। क्यों लेते हैं? अगर अपने देश का जो बनाया हुआ सामान है, मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूँ क्या क्या हम जैसे बाहर से खरीदते हैं। बाकी कोई सवाल हो आपके तो आप कोई पूछ सकते हैं इसमें। तो मैं ये नहीं कि मेरे पास हर एक चीज़ का कुछ जवाब होगा सर, मैं भी आपके जैसे ही हूँ, आपका भाई हूँ। कुछ मेरे पास कुछ अगर गलत मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कुछ अगर गलती हो जाएगी तो आप मुझे बता सकते हैं कि कोई जो उसमें मिस्टेक होगी मेरे, आप उसको बता सकते हैं। तो एक छोटी सी बात सुनिए सर, आप जैसे साबुन है हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो आप इसमें देख लीजिए, जैसे डेटोल, लक्स, हमाम, डव और लाइफ बॉय, पियर्स, रेक्सोना, ब्रीज, जॉनसन वाला जॉनसन जो ये सोप है, सारे ये बाहर के साबुन है। अब मोस्टली हम लोग ये यूज़ करते हैं। उसकी जगह अगर हम इंडियन कंपनीज का यूज़ करना शुरू कर दें, क्वालिटी सर बेशक हो सकता है थोड़ी कम हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम क्वालिटी हो, क्वालिटी उससे कम होगी। पर इसलिए सर अगर हम डिमांड अगर ज़्यादा होगी किसी चीज़ का, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो 100% वो कंपनी ना उसको इम्प्रूव करेगी उसको। और फिर हम अपना क्या कहते हैं अपने जो भी हमारे व्यूज़ हैं वो रख सकते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी इंप्रूव करो आप। तो इंडियन कंपनी जो उसका ऑल्टरनेटिव है जो साबुन का, तो जैसे ये ना संतूर कंपनी है, सिंथोल कंपनी है, निरमा, पतंजलि के साबुन है बहुत सारे। तो ये और क्या कहते हैं तो ऐसे हिमालय के प्रोडक्ट्स हैं, हिमालय के जो साबुन भी आते हैं इसके, और जो एलोवेरा जेल भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वो हम यूज़ करें, क्यों नहीं यूज़ कर सकते सर? क्वालिटी हो सकता है थोड़ी कम हो, पर ये इंडियन है, पैसा देश में पास भी आएगा उसमें, कहीं बाहर कहीं नहीं जा रहा। तो ये साबुन का जैसे मैंने आपको बता दिया। तो लिरल, पियर्स, लाइफ बॉय, ये सब बाहर की कंपनी है। इंडियन कंपनी है संतूर नंबर 1, सिंथोल, मागो, हिमालय, पतंजलि के साबुन है, और निरमा, इंडियन कंपनीज है। तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते इनको? और सबसे बड़ी बात मैं जो वो कह रहा था कि जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं गाड़ियाँ, जो अर्थव्यवस्था पे जिस पर सबका फ़र्क पड़ता है। कपिल भाई कह रहे हैं कि दिक्कत ये है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट
पे डाल देते हैं कि गवर्नमेंट चाइना के प्रोडक्ट्स बैन क्यों नहीं करती, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर उसी यूज़र ही नहीं होंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कपिल नेहरा भाई, ज़बरदस्त बात आपने कही है कि हम सरकार पे डाल देते हैं, सरकार ने क्यों नहीं बंद करी, पर अपने आप नहीं सोचते अगर हम लेंगे नहीं तो फिर खरीदेगा कौन। अब कई जगह चाइना का सामान बिल्कुल बंद हो गए हैं जिसमें लोग ले नहीं रहे, तो फिर अपना आप ही मार्केट गिर जाएगी। गवर्नमेंट का वैसे आपको बता दूं, मैं कोई फेवर नहीं रहा किसी गवर्नमेंट का, कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है पूरा, उसमें ना क्या कहते हैं, उसके थ्रू करार होता है कि जैसे आप ऐसे किसी कंट्री के जितने भी, जैसे आप लाइक चाइना का किसी का सामान है तो उस पर कंप्लीटली ऐसे बैन नहीं लगा सकते आप, या तो आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा कि उसमें पर ऐसे किसी भी कोई भी सरकार अगर उससे जुड़ी हुई है जो ये WTO से, और उससे मतलब क्या कहते हैं जो ट्रेड के एग्रीमेंट हमने साइन कर रखे हैं, तो एक साथ बैन नहीं लग सकता सर उसमें। तो गवर्नमेंट के हाथ में इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारे हाथ में है। अगर हम यूज़ करना ही बंद कर देंगे तो फिर वो कैसे सामान बेच लेंगे। हमारे जो 20 सैनिक को जो शहीद हुए थे, तो उसको श्रद्धांजलि के लिए हम ये नहीं कर सकते, छोटी सी चीज़ है सर ये चाइना का सामान बैन करना, तो इसमें क्या बड़ी बात है, स्टेटस डालने थोड़ा कुछ होगा। ऑटोमोबाइल्स की मैं बात कर रहा था, गाड़ियाँ जो, और अर्थव्यवस्था में वही कह रहा हूँ, आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अपनी देश की अर्थव्यवस्था ऊपर ले जाना आपके हाथ में है। गाड़ियाँ हैं जो अब बाहर की गाड़ी यूज़ करते हैं सब, जैसे हुंडई का हो गया अपना, जैसे जो भी आप गाड़ी का नाम लो तब सब बाहर की है। टाटा या महिंद्रा, हीरो, TVS, बजाज, ये इंडियन कंपनीज हैं, इसको क्यों नहीं यूज़ करते सर हम। टाटा, बजाज, महिंद्रा, हीरो, TVS, ये सारी इंडियन कंपनीज हैं। तो इनको मैं आपको कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रही कि आपका सभी कोई गाड़ी है तो उसे फेंक दो, बेच दो, कुछ नहीं है। अभी आपके पास गाड़ी कोई रखो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आप गाड़ी लेने की सोचो तो इन पे जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टाटा, बजाज, महिंद्रा जो इंडियन कंपनीज हैं, इनका आप गाड़ी लो तो सबसे बेस्ट है देश के लिए। क्योंकि कोई गाड़ी 5 लाख 10 लाख की हम गाड़ी लेते हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है सर, जो मतलब अर्थव्यवस्था पे। छोटे सामान पे तो कम पड़ेगा, पर इस पर सब ज़्यादा पड़ेगा। तो बाहर की गाड़ियों की बजाय अगर हम आगे कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो टाटा, बजाज, महिंद्रा, हीरो, TVS, इन पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस पर खरीदें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो सके। जगप्रवेश भाई कह रहे वेरी गुड भाई साहब, थैंक यू जगप्रवेश भाई। ये भी हमारी NGO का पार्ट है और ये काफ़ी जैसे हमारे साथ मिलकर सोशल इवेंट्स कराते रहते हैं। सो थैंक यू जगप्रवेश भाई। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात है सर, तो पेप्सी, कोक हर घर में चलती है, गलत है सर, कुछ भी नहीं है, वो नुकसान करेगी आपको, कोई फ़ायदा कुछ नहीं कर रही। पेप्सी, कोक जितने भी ना जैसे ये, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। उसकी बजाय आप जैसे ये जो इंडियन ब्रांड्स हैं, फ्रूटी, माजा, पेपर बोट, जूस, जैसे रियल का जूस आता है आपको, ट्रॉपिकैना का ही बाहर का है, रियल का जूस, वो हम पी सकते हैं। और जो मैं आपको पर्सनल अपने बारे बता दूं तो हेल्थ के लिए भी, जैसे ये आपने ब्रांड देखा होगा, एक योगा पल्प कंपनी है, उसका मैं ये जो जूस है, इंडियन कंपनी है सर, बिल्कुल ये योगा पल्प करके है। एलो क्या कहते हैं, एलो पल्प करके भी एक, और एलो फ्रूट करके कंपनी है, एलो फ्रूट वो भी इंडियन कंपनी है, और ये योगा पल्प भी है। तो ये जूस भी है सर, इसमें एलोवेरा भी इसमें है, तो हेल्थ के सबसे बेस्ट है। तो हम ये क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते इसमें, जो बाहर के जूस लेने से अच्छा, पेप्सी कोक पीने से अच्छा, तो सबसे बेस्ट है ये, इसमें बुराई क्या है। तो हम ये क्या कहते हैं जो अल्टरनेटिव है ये सोच सकते हैं उसमें, ट्रॉपिकैना ये, और कहते हैं जो क्या कहते हैं और जितने भी जूस, पेप्सी, कोक, थम्स अप, ये सब कोई फ़ायदा नहीं सर इसमें। पेप्सी, कोक, थम्स अप है, बिल्कुल नुकसान आपकी सेहत के लिए भी, कोई फ़ायदा नहीं सर उसमें, आपके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम और करेगी वो क्रिएट। इससे अच्छा जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो दूध, ये दही, छाछ, ये क्यों नहीं हम पीते। अमूल का छाछ आता है, अगर आपने पिया हो गर्मियों में, सबसे बेस्ट है। और ये रियल के जूसेस, अगर आपको जूसेस पीने हैं तो वो आप पी सकते हैं। और ये जो योगा पल्प करके मैंने बताया था, ये बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपको मैं फिर से दिखा दूँ, ये हेल्दी भी है और जूस बड़ा टेस्टी भी बहुत है। तो इसका 8-9 फ्लेवर्स आते हैं, योगा पल्प करके कंपनी है। तो ये सेम रेट है इसमें भी, ये जैसे 100-110 का जितना आपको ये जो ट्रॉपिकैना का जूस पड़ता है, और ये भी इतना ये पड़ता है, तो आप ये पी सकते हैं। इससे हमारे देश को, अर्थव्यवस्था को बड़ा फ़ायदा होगा, और आपकी हेल्थ को ही फ़ायदा होगा, और हमारी जो कंपनी प्रमोट होंगे आगे, ये और अच्छा आपको ऑप्शन देंगे फिर। और जैसे अमूल कंपनी है, ये दूध जैसे अमूल का है, जो दूध दही अमूल की कंपनी की, अमूल तो बाहर भी बल्कि जैसे ना एक्सपोर्ट करती है, तो उसका प्रोडक्ट यूज़ करें हम। ये अमूल की जो आइसक्रीम्स भी आती हैं जिसमें इसमें हैवमोर कंपनी है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। और CCD है, कैफ़े कॉफ़ी डे, ये इंडियन है ये भी। तो अगर जैसे कई हम दोस्त के साथ बैठे हैं तो CCD कैफ़े कॉफ़ी डे हम चले जाएं। और क्या कहते हैं ये जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है वो नहीं, जो कैफ़े कॉफ़ी डे जैसे ये हो गया। और जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं वो है स्टारबक्स, कोस्टा कॉफ़ी, जैसे वहाँ हम चले जाते हैं, उसके बेटर अगर हम कैफ़े कॉफ़ी डे वहाँ चले जाएँ।
आपको लाइफ को चेंज नहीं करना, सिर्फ ऑल्टरनेटिव है सर, ये थोड़े से आपको ऑल्टरनेटिव जैसे आपको लेने पड़ेंगे उसमें। इसमें आपका भी फायदा है और देश का भी फायदा है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा है इसमें। स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं आप देखिए, जैसे उसमें तो नीविया है, गार्नियर है, ये जो मार्केट्स में है, पॉन्ड्स है, ये सारी बाहर की कंपनीज़ हैं। हम सब लोग ये यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं सर हम ये? सिर्फ हमें क्या करना है, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है और हमारे जो देश का, भारत का है, वो सारे सबको मतलब सबसे आगे जाएगा। आप अगर 138 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ मिल जाए, और मैं तो ये कहूँगा 100 भारत के बाहर भी तो हिंदुस्तानी है, वो सारे सपोर्ट करते हैं हमेशा इंडिया को, जो इंडिया भारत से बाहर जो बसे हुए हैं उसमें। तो जो लाइफ स्टाइल में इंडियन जो कंपनीज हैं, जैसे विको, हिमालय, रूप मंत्रा, ये सारी इंडियन कंपनीज हैं, तो इनके हम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। इंस्पाइट ऑफ निविया, गार्नियर, पॉन्ड्स, ये बंद करें। और मैं सिर्फ आपको सजेशन दे रहा हूँ, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा किसी को। आप अपने फ़ायदे देखिए कि अगर आपको देश को फ़ायदा करना है तो ये चीज़ हम कर सकते हैं फॉलो। और जैसे विको, हिमालय, रूप मंत्रा मैंने आपको बता ही दिया था। उसमें टूथपेस्ट है, हम कोलगेट जो टूथपेस्ट होता है कोलगेट के नाम से जानते हैं शुरू से, बचपन से कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, ओरल बी, क्लोजअप, ये सारा मार्केट में छाए हुए हैं, सारी बाहर की कंपनी है सर। तो हम क्यों नहीं चेंज कर सकते? जैसे इंडियन जो कंपनीज हैं, क्या बबूल, ये जो डाबर की रेड है, दंत क्रांति है, ये कंपनीज है, पतंजलि की दंत क्रांति है, डाबर रेड, बबूल, अमर, सारी कंपनीज हैं सर। तो ये इंडियन कंपनीज हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ये सिंपल थोड़े थोड़े ऑल्टरनेटिव है जो आपको चेंज करने पड़ेंगे और अपना देश सबसे आगे जाएगा। शेविंग क्रीम में जैसे एक्स है, डेटोल है, ये सब बाहर के हैं। इंडियन जैसे है विको, और क्या कहते हैं, गोडरेज, पार्क एवेन्यू, ये सारी इंडियन कंपनीज हैं, तो क्यों ना हम इसे यूज़ करें। वॉशिंग पाउडर में है जैसे रिन, विम, टाइड, सर्फ एक्सेल, एरियल, व्हील, ये सब बाहर की हैं। जो इंडियन है, फेना, उजाला, सारस, निरमा, घड़ी, ये सारी इंडियन कंपनीज हैं। तो क्वालिटी में मैं मानता हूँ कुछ फ़र्क जरूर होगा सर, पर देश हित में अगर हमें कुछ करना है तो छोटा सा कदम है सर, ये तो कर ही सकते हैं। आप इसको बताइएगा, आपकी क्या राय है इसके बारे में? उजाला, फेना, सरस, हिपोलिन, घड़ी, निरमा, ये सारी इंडियन कंपनीज हैं। तो छोटा सा हमारा जो लाइफ स्टाइल चेंज अगर करें तो सभी को फ़ायदा होगा, उसमें देश को भी फ़ायदा होगा, देश के लोगों को फ़ायदा होगा और अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा होगा देश की। और ये मूव आयोडेक्स बाहर की कंपनी है जैसे, तो उसकी जगह फास्ट रिलीफ है हिमानी की, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। गार्नियर के जैसे ये हेयर कलर आते हैं, ये इसके जगह ये नेहा, स्ट्रीक्स, गोडरेज, ये सारे इसका ऑल्टरनेटिव हैं जो इंडियन हम यूज़ कर सकते हैं। सबके ऑल्टरनेटिव हमारे पास, बस हमें यूज़ करना है उसमें और देश को हमें आगे लेके जाना है। टेलकम पाउडर आप देख लीजिए, डमी कूल, निविया, पॉन्ड्स, सब बाहर के हैं और मोस्टली हम वो यूज़ करते हैं, मैं आपको इसे बता रहा हूँ। और जो इसका इंडियन ऑल्टरनेटिव है, ईवा, फा, सिंथोल, बोरोप्लस, नवरत्न, ये सारे इंडियन है, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तभी तो फिर क्या कहते हैं, ये कंपनी भी बेटर प्रोडक्ट बनाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड हैं, तो वो मैं आपको ऑलरेडी जिक्र मैंने कर ही दिया। गाड़ियों को मैं आपको कहता सर कि जैसे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ अगर हम इंडियन यूज़ करें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं नहीं कह रही कि जो करंट गाड़ी है उसको आप निकाल के फेंक दीजिए या बेचाइए, पर आगे अगर गाड़ी लेने की सोचें तो टाटा, बजाज, महिंद्रा, हीरो, टीवीएस, ये इंडियन जो ब्रांड है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें सबको फ़ायदा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है सर, इसमें और कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर ये हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर दें तो बस क्या कहते हैं, आगे लेके जा सकते हैं इसमें। और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसके लिए। बाकी ये भारत संवाद हम ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे इसमें। मैंने सामान का आपको बता ही दिया कि अपना हमारा जो एनजीओ 10 स्टेट्स में है, वॉलंटियर्स हमारे 10 स्टेट्स में हैं। तो अगर आप हमारे वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो वॉलंटियर आप हमारे बन सकते हैं। आपको बस करना कुछ नहीं, समाज की सेवा करनी है और कुछ नहीं करना आपको, और सबको भाईचारे का संदेश देना है। और हमें किसी गवर्नमेंट पे हम डिपेंड नहीं है, ना किसी पार्टी पे हम डिपेंड है। हम सिर्फ हमें यूनिटी बना के रखनी है सभी हिंदुस्तानियों को, सब मिल के एक साथ रहना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। और सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, अपना बुरा करे, हमें कोई वो नहीं है। हमें ये देखना है कि देश हमारे, ये नहीं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि देश हमारे लिए क्या करा। हम कई लोग ऐसे गाली देते रहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या कर दिया, हम क्या करें। हमने देश के लिए क्या करा, आप ये बताइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, उसका मैंने जो आपको मुद्दा बता दिया था। और कोई भी आपके कोई मुद्दे हो तो आप मुझे वो जिक्र कर सकते हैं उसमें।
इसका जो नेपाल के पीएम को मैं बता रहा था, केपी शर्मा ओली जी कह रहे हैं कि राम नेपाल से थे। राम जी हमारे जो भगवान हैं, जो से वर्षों से हज़ारों सालों से हम पूजा करते हुए आ रहे हैं और अभी भी करते हैं, हर एक घर में पूजे जाते हैं राम जी। तो केपी शर्मा जो ओली है पीएम, नेपाल के पीएम, चाइना के इन्फ्लुएंस में आके कह रहे हैं कि वो नेपाली थे। अयोध्या नगरी जो यूपी में है, कह रहे वो तो इंडिया ने सांस्कृतिक छेड़छाड़ कर रखी है और फर्जी दिखा रखे हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं इंडिया वाले, ऐसे कह रहे हैं। तो शर्म नहीं आती नेपाल को, नेपाल के पीएम को ऐसे बोलते हुए? तो बहुत ही शर्म की बात अगर ऐसे बोलते हैं, वो भी सिर्फ चाइना के इन्फ्लुएंस होके। कोई चाइना ने बोल दिया कि भाई इंडिया को तुम, पहले तो उन्होंने जमीन हड़पने की कोशिश करी, तो चाइना ने क्या करा, नेपाल को अपने साथ ले लिया। पाकिस्तान तो नेपाल के साथ, इसके चाइना के साथ आई, तो नेपाल को ही बोल दिया कि भाई तुम अपना इसके क्या कहते हैं, पहले तो 3 जो अपने नक्शा उन्होंने बढ़ा दिया, और 3 जो एरिया इंडिया में पड़ते थे, 3 जमीन जो इंडिया में पड़ती थी, नेपाल ने अपने नक्शे में दिखा दी, चाइना के इन्फ्लुएंस में सिर्फ। उसके बाद इन्होंने ये कह दिया कि ये राम जी का मुद्दा छेड़ दिया कि राम जी तो नेपाली थे, और क्या कहते हैं, कभी अयोध्या नगरी नेपाल में ही थी, वो इंडिया में कभी थी ही नहीं। इंडिया ने फर्जी ऐसे दिखा रहे थे इतने साल से। तो बड़ी शर्म की बात है, और सभी लोगों को इसका अपोज करना चाहिए, तो और कर भी रहे हैं वैसे, मैं आपको सही बताऊँ तो। उसमें तो नेपाल को सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं, अपने छोटे भाई की तरह रखा है हमेशा इंडिया ने नेपाल को, तो उसको चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। चाइना पूरी जमीन हड़प लेगा उसकी, सिंपल सी बात ये है। बाकी मैंने आपको केसेस बताई दिए थे कि वर्ल्ड में जो 1 करोड़ 30 लाख कोरोना केसेस हैं, और उसमें रिकवर करीब 80 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं, और क्या कहते हैं 6 लाख 3 हज़ार लोगों की डेथ हो चुकी है वर्ल्ड में। और इंडिया की बात करें कोरोना से, मैं बता रहा था आपको, करीब 11 लाख इंडिया में केसेस है कोरोना के, और 6,77,000 लोग रिकवर कर चुके हैं, और 26,816 लोगों की डेथ इसमें हुई है। तो इंडिया में अभी दूसरे कंट्री से बेटर है इसमें। और क्या कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये जो आप कपड़े से ढक सकते हैं चेहरा अपना ऐसे, या फिर जैसे ये जो फेस मास्क आते हैं आप, जैसे ये यूज़ कर सकते हैं। ये फेस मास्क है आजकल, ये खादी का बना हुआ है, खादी के कपड़े आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और आजकल ये डिज़ाइनर जैसे फेस मास्क आ रहे हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, सब ऐसा आपको करना है। तो घर से जब भी बाहर निकले तो फेस मास्क आप लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ये कपड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया था, आप सीधा यूज़ कर सकते हैं। और जितना हो सके दूरी ज़रूर बना के रखें, जो डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखें लोगों से, ताकि केसेस ज़्यादा ना बढ़ पाएँ। अगर इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या कहते हैं 3 लाख केसेस हैं करीब उसमें, और 1,66,000 ठीक हो चुके हैं, और 11,596 डेथ हो चुकी है महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में 1,66,000 केसेज हैं, 1,14,000 ठीक हो चुके हैं, और 2,403 डेथ हुई है तमिलनाडु में, जो सेकंड नंबर पे आता है। दिल्ली तीसरे नंबर पे आता है, 1,22,000 करीब डेथ हो चुकी है। सॉरी, जो टोटल केसेस थे दिल्ली में 1,22,000, 1,01,000 ठीक हो चुके हैं, और 3,597 3500 करीब 3600 करीब डेथ हुई है दिल्ली में। तो दिल्ली ने पहले से काफ़ी इंप्रूव कर लिया है, 80% रिकवरी रेट है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि आपस में मिलकर उन्होंने बहुत अच्छे करा जैसे आगे, क्योंकि 80-82% अब रिकवरी रेट आ गया है दिल्ली में। बट आप लोगों के हाथ में आगे अपना, आप क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को अच्छी तरह सैनिटाइज करें, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जितना हो सके अपने घर में रहें, अवॉइड करें बाहर जाना इस टाइम पे। और जाते जाते जैसे अपना और कोई डिस्कशन हो जैसा आप मेरे को बता सकते हैं उसमें। बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 8800894847। उस पर अपने सजेशन लिख सकते हैं आप, कि कोई भी आपको जो सामाजिक मुद्दा जो हम डिस्कस करना चाहें, वो मैं पूरा फिर नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। और अगर वॉलंटियर आप हमारे बनना चाहते हैं तो आप हमारे बन सकते हैं, आप मोस्ट वेलकम हैं। और आप चाहे भारत के किसी भी स्टेट में रहते हैं तो भारत के अभी टोटल 10 स्टेट्स में हमारे वॉलंटियर्स हैं, और आगे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे लोग जुड़े अलग अलग स्टेट से। दिल्ली जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, दिल्ली में, हरियाणा, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हैदराबाद, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, और दिल्ली आपने बोल दिया मैंने, हाँ। तो ये 10 स्टेट्स हमारे, इसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो इसमें भी या कहीं बाहर भी कोई स्टेट्स में आप हमारे वॉलंटियर बनना चाहते हैं हमारी एनजीओ के, तो आप बन सकते हैं। आपको सिर्फ समाज की मदद करनी है और भाईचारा आपको बना के रखना है। तो ये बस ये मैं आज कहना चाह रहा था, और ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी। अगर कोई भी आपको क्या कहते हैं किसी चीज़ में कुछ डाउट हो तो आप मुझे सजेशन लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं।
और जितना हो सके चाइना के सामान को आप बैन करें, बॉयकॉट करें उनका सामान, और जितना हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको आप क्या कहते हैं ख़रीदने की शुरुआत करें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो सके। और जो डोनेट कार्ड का मैं आपको फिर से बता दूं, जो डोनेट कार्ड जो कंपनी है डोनेट कार्ड, तो वो पैसे की बजाय आपके अगर जैसे आपको डोनेट करना है तो राइस चावल वो देती है, तो वो उसने हमारा नाम, एक भाई ने बताया था कि आपका नाम लिखा हुआ उसमें उम्मीदीकरण आपका मेंशन कर रखा था कि उसके नाम पे पैसा लिया जा रहा है। तो अगर वो मेरी एनजीओ की बात कर रहे हैं रोहिणी दिल्ली, जो रोहिणी में है दिल्ली में, हम कोई हमारा कोलैबोरेशन नहीं है डोनेट कार्ड से। और कोई उम्मीदीकरण कोई और हो उससे अगर उनका कोलैबोरेशन हो तो आप डोनेट करें, लेकिन हमारे नाम पे डोनेट कार्ड में उम्मीदीकरण के नाम से जो हमारी एनजीओ है उससे हमारा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो आप उसमें डोनेट ना करें हमारे नाम से। वैसा अगर आपको डोनेट करना है तो आप करिए, अगर किसी और संस्था से आप जुड़े हुए हैं तो। और बस मैं ज़्यादा ये कहना चाहूँगा आपको फिर से, आज ये सावन की शिवरात्रि थी, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और सब मिलजुल के रहें, देश के लिए आप अच्छे काम करें, कोरोना वायरस में मोस्टली अपने घर में रहें और सावधानी आप बरतिए। और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो आप मेरे नंबर पे और व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी हेल्प करी, तो करीब 20,000 लोगों का हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एक टाइम का खाना पिछले 3 महीने में। तो जितने दोस्तों ने उसमें कंट्रीब्यूट करा उनका दिल से धन्यवाद, और जो हमारे साथ वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए उनका धन्यवाद जो हमारे साथ हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे पूरा जितना अपने एंड से हो सके हम करने का, और ऐसी जनता में अच्छा मैसेज दें और देश को एक साथ बनाए रखें, देश को आगे लेके जाएं, ताकि हमारा भारत का जो झंडा है सबसे ऊपर लहराए, और देश के लिए अपने फैमिली को प्राउड फील कराएं अच्छे काम करके, और अपने देश को प्राउड फील कराएं। आपके सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।